Hello class. Now class we are done with 8 lectures of wave optics. Now class last lecture में we completed with MCQs of interference of light. तो जो भी interference of light का concept है उसका synopsis भी हमने कर लिया है, plus we are done with the MCQs. So I hope class आपने solve करना start कर दिया है. Please solve the internals and the reference book which you are referring. Now class अब इसके आगे इस चैप्टर में 3 और कॉन्सेप्ट रह जाते हैं. फर्स्ट इज बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, सेकेंड इज डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड थर्ड इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. सो क्लास छोटे छोटे ही पार्ट है, जो मेजर पार्ट था दैट इज ओवर. सो अभी 2-3 लेक्चर में दिस चैप्टर विल बी ओवर. सो क्लास स्टार्ट करते विथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, समथिंग कॉल्ड एज बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. नाउ क्लास ये जो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके एम की. व्हाट इज द एम? सो क्लास एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू फाइंड वेवलेंथ of different colors, that is Vibgyor. Wavelength of different colors, that is Vibgyor. अब क्लास 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है ना कि हम लोग बात करते हैं वाइट लाइट. सो वाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, और ये जो 7 डिफरेंट कलर्स है इनमें डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेवलेंथ ना. हम कहते हैं रेड का मैक्सिमम है, वायलेट का मिनिमम है. यस और नो? एवरी डिफरेंट कलर हैज़ डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ. सो क्लास ये जो हर एक कलर का वेवलेंथ का अलग अलग जो वैल्यू है ये हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमने कहा है कि अलग अलग वैल्यू है बट हमको फाइंड आउट तो करना पड़ेगा ना. सो टू फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट लाइट, हम क्या यूज़ करते हैं? बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. तो जो भी वायलेट के वेवलेंथ का वैल्यू होता है, रेड के वेवलेंथ का वैल्यू होता है, ग्रीन के वेवलेंथ का वैल्यू होता है, वो सब हमने किससे फाइंड आउट किया है? बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट से. यू गेट माय पॉइंट? अब क्लास इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल? ये क्या फॉलो करता है? सो क्लास इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. मतलब यहां पे भी हम इंटरफेरेंस करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करेंगे, और वो इंटरफेरेंस ऑफ पैटर्न, जो इंटरफेरेंस का पैटर्न आया है, वो इंटरफेरेंस पैटर्न की मदद से हम डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट लाइट का वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल? इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. मतलब बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में भी इंटरफेरेंस ही होने वाला है, इंटरफेरेंस पैटर्न ही बनने वाला है, उसको यूज करके हमको वेवलेंथ फाइंड आउट करना है. सो क्लास अब वेवलेंथ फाइंड आउट करने के हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो देख लो. बोलो जब इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा, जो बैंड फॉर्म होंगे, उसका फ्रिंज विड्थ होगा ना, बैंड विड्थ होगा, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. सो क्लास इससे मुझे वेवलेंथ मिल सकता है ना. बोलो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कहना से वेवलेंथ इज गोइंग टू बी एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी. यस और नो? वेवलेंथ क्या होगा? एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी. ये मुझे क्या देगा? वेवलेंथ. सो क्लास बेसिकली देखो अभी हमको करना क्या है. कहना ऐसा, अगर मुझे वेवलेंथ चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज़ करूंगा मैं, स्मॉल एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी. सो अगर मुझे वेवलेंथ चाहिए तो मुझे कैपिटल एक्स का, यहाँ पे स्मॉल डी का और ये कैपिटल डी का मुझे वैल्यू चाहिए. मतलब अगर मुझे एक्स, डी और कैपिटल डी का वैल्यू पता होगा तो मुझे क्या मिलेगा? वेवलेंथ. सो क्लास अभी हमको यही करना है. हमको ये बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है. वो एक्सपेरिमेंट से इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है. वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, वो इंटरफेरेंस पैटर्न की मदद से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैपिटल एक्स का, स्मॉल डी का, कैपिटल डी का, बाय एक्सपेरिमेंटली ऐसा बोल सकते हैं. तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? वेवलेंथ. सो अभी हम लोग एक्स, स्मॉल डी, कैपिटल डी एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कैसे करते हैं यही हमको समझना है. डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो? सो आई होप क्लास इतना जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है अभी दैट इज क्लियर. सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि एम इट इज यूज टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स.
बोलो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है वो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और उसका जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, लैम्डा इज कैपिटल एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। सो ये फॉर्मूला यूज करके वेवलेंथ फाइंड आउट होगा। अब अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला से वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तो मुझे एक्स का स्मॉल डी का कैपिटल डी का वैल्यू पता होना चाहिए, और ये जो वैल्यूज है मैं फाइंड आउट करूंगा एक्सपेरिमेंटली बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। सो वो वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट होता है यही हमको ये एक्सपेरिमेंट में समझना है। एक बार हम वो समझ गए तो हमको वैल्यूज मिल जाएगा, वो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको लैम्डा मिल जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। डू यू गेट माई पॉइंट? आई होप दिस मच इज क्लियर विद यू। नेक्स्ट क्लास अब हम बात करते हैं अबाउट एपैरेटस, कि यहाँ पे हम क्या एपैरेटस को यूज करते हैं टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले क्लास यहाँ पे एक ऑप्टिकल बेंच होगा, देयर विल बी एन ऑप्टिकल बेंच, है ना। नॉर्मली आपको पता है ये बेंच क्या होता है। सो क्लास अगर मैं ऐसा कोई बेंच लेता हूँ और वो बेंच पे मैं एक लीनियर स्केल लगा देता हूँ सच दैट वो लीनियर स्केल पे डिविजन्स है, मतलब क्या कि वो लीनियर स्केल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखूँ, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखूँ, तो कहना ऐसे यहाँ पे रीडिंग्स है ना, तो मतलब ये जो ऑप्टिकल बेंच है उसका जो स्केल है मुझे वो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बता सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल बेंच with a scale, linear scale used for calculating distance between two objects. ऑप्टिकल बेंच का जो लेंथ होता है इट इज अराउंड 1.5 मीटर, ऐसा 1.5 मीटर से 2 मीटर। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होगा, रेंज यही होता है 1.5 to 2 मीटर। डू यू गेट माई पॉइंट? सो नेक्स्ट इज, अब ये ऑप्टिकल बेंच पे, ये बेंच पे हम प्लेस करते थे कंपोनेंट्स, द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू यूज टू परफॉर्म बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले यहाँ पे होता है, सबसे पहला स्टैंड होगा जिसमें होगा सोर्स एंड स्लिट। सोर्स एंड स्लिट लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। स्लिट क्या होगा कि कार्डबोर्ड है, वो कार्डबोर्ड में हमने पिन होल किया है तो उसके थ्रू लाइट जा सकता है, उसको हम लोग स्लिट बुलाते हैं। सो यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ लाइट होगा, उसके आगे स्लिट होगा, है ना। हमको नैरो बीम चाहिए, सो हम लोग सोर्स ऑफ लाइट ऑन करेंगे, वो स्लिट पे से लाइट पास होगा, नैरो बीम। तो सबसे पहले स्टैंड क्या होगा, सोर्स एंड स्लिट। नेक्स्ट क्लास यहां पे होगा एक बाइप्रिज्म। अब देखो बाइप्रिज्म इस तरीके से होता है, लाइक दिस, दिस इज बाइप्रिज्म, ऐसा। सो अब देखो बाइप्रिज्म कैसे बनता है अंडरस्टैंड करना ये क्लास। हम क्या करते हैं, दो थिन प्रिज्म लेते हैं ऐसा विद सम स्मॉल एंगल, ऐसा। वी आर कंसिडरिंग टू थिन प्रिज्म, और उसको मैं ना यहाँ से ऐसा कट कर दूंगा, दोनों को, दो थिन प्रिज्म को मैंने बेस से कनेक्ट किया और मैं यहाँ से उसको कट कर दूंगा ऐसा। सो बोला ऐसा बनेगा। सो ये क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, बाइप्रिज्म। और ये जो होगा बोलो ये उसका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ना, तो अभी ये उसका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर फॉर बाइप्रिज्म जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। फॉर यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। सो बेसिक थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है विच यू हैव टू रिमेंबर कि फॉर बाइप्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म जो है इट इज वेरी स्मॉल, इट इज अप टू 1 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं 30 मिनट टू 1 डिग्री। ये उसका रेंज होता है, मतलब बहुत कम है, मतलब बहुत थिन प्रिज्म से बना है वो। यस और नो? सो दिस इज बाइप्रिज्म। और ये जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल, ऐसा लिया मैंने, अगर ये वाला एंगल कंसिडर किया, सो दिस एंगल इज 178 और 179 डिग्री। अरे यस और नो? तो ये वो एंगल होगा और ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ये वाला। सो दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ रहा है? ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो सबसे पहले हमने सोर्स स्लिट रखा, सेकंड हमने प्लेस किया बाइप्रिज्म, दो प्रिज्म से बना इसलिए बाइप्रिज्म। नेक्स्ट इज, बोलो सोर्स हो गया, बाइप्रिज्म हो गया। नेक्स्ट यहां पे क्लास होता है, नेक्स्ट स्टैंड में
हम प्लेस करते हैं कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. सो देयर विल बी अ कॉन्वेक्स लेंस और लास्ट में यहां पे होगा, फोर्थ स्टैंड में यहां पे होगा एक माइक्रोमीटर आईपीस. क्या होगा यहाँ पे? दिस विल बी अ माइक्रोमीटर आईपीस. अब क्लास आईपीस, माइक्रोमीटर आईपीस मतलब क्या? क्लास यू हैव यूज्ड अ माइक्रोस्कोप एंड ऑल ना. सो माइक्रोस्कोप वगैरह में क्या होता है, टेलीस्कोप वगैरह में क्या होता है, यू प्लेस योर आई, ऐसा ना, आप अपने आई को प्लेस करते हो. तो जहां पे आप अपने आई को प्लेस करते हो दैट इज कॉल्ड एज आई पीस, जिसके थ्रू आप देखते हो, जिसके थ्रू आप वो लेंस के थ्रू देखते हो, दैट इज कॉल्ड एज आई पीस. वेयर यू प्लेस योर आई, इट इज कॉल्ड एज आई पीस. सो क्लास ये भी एक माइक्रोमीटर आई पीस है. मतलब आपको आपका आई यहां पे प्लेस करना पड़ेगा देखने के लिए. ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि क्लास यहां पे हमने बोला है कि इंटरफेरेंस होने वाला है, इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा. सो क्लास ये इंटरफेरेंस पैटर्न को हम ऐसे कहीं पे भी ऐसा स्क्रीन पे फॉर्म नहीं करेंगे. ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ये माइक्रोमीटर आईपीस के फोकल प्लेन में फॉर्म होगा. माइक्रोमीटर आईपीस के फोकल प्लेन में फॉर्म होगा. और हम ये माइक्रोमीटर आईपीस के थ्रू जब देखेंगे तो वो माइक्रोमीटर आईपीस के फोकल प्लेन पे, उसके स्क्रीन पे, उसके अंदर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा, है ना. हम फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, सो वी सी ना, वो कैमरा में हम लोग आई पीस पे आई रख के वी सी इट ना, कि वहाँ पे कैसा वो इमेज बना है. जब हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह, सो वी प्लेस दी आई ना, आई पीस पे जब आई रखते हैं तो हमको उसका इमेज दिखाई देता है उसके प्लेन वगैरह में. सो यहाँ पे भी ये ऐसा ही है, माइक्रोमीटर आई पीस के फोकल प्लेन में इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा. मतलब आप ऐसे खड़े रह के देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला है, आपको ये माइक्रोमीटर आईपीस के थ्रू देखना पड़ेगा. वो आईपीस में देखो तो आपको इसके अंदर एक फोकल पे उसका स्क्रीन दिखाई देगा, वो स्क्रीन पे वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है. इसका रीजन समझेगा ऐसा क्यों कर रहे हो सर, यू विल कम टू नो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्किंग. सो दिस इज व्हाट माइक्रोमीटर आईपीस. अब माइक्रोमीटर आईपीस, माइक्रोमीटर क्यों बोला है, आईपीस तो समझा, माइक्रोमीटर क्यों बोला है, इसके साथ एक वर्टिकल स्केल होता है जिसपे रीडिंग्स होती है इन माइक्रोमीटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज माइक्रोमीटर आईपीस. क्या मेजर करने के लिए, यू विल कम टू नो, बट इतना क्लियर है अभी. सो दिस आर द apparatus यूज्ड फॉर बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले क्या है, सोर्स एंड स्लिट, सेकंड इज बाइप्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस, माइक्रोमीटर आईपीस. इसके फोकल प्लेन में इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा. कॉन्वेक्स लेंस हम पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू यूज नहीं करते, मतलब इट इज नॉट यूज्ड थ्रू आउट. एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमको रिक्वायरमेंट होगा कॉन्वेक्स लेंस का, वहां पे यूज करेंगे. वर्किंग में अभी सब समझेगा. So this are the apparatus which we use to perform biprism experiment. I hope I am very much clear with this. Next class, now we talk about is the working. कैसे experiment work करेगा, कैसे interference pattern फॉर्म होगा और कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे wavelength. So class अंडरस्टैंड करना अभी. बोले यहाँ पे there is a source and a slit जिससे एक narrow beam of light आने वाला है. सोर्स एंड स्लिट, जिससे एक नैरो बीम पास होगा ऐसा, और मतलब वहां पे एक पिन होल होगा, उससे नैरो बीम पास होगा, मतलब रेज जाएगी, रेज डाइवर्ज हो गई इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. सो इस पे रेज इंसिडेंट हो गया ऐसा. डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो. अब क्लास अंडरस्टैंड करना आगे क्या होगा. बोले सोर्स से जब रेज पास होगा तो वो किस पे हिट करेगा, प्रिज्म पे आके ना, बाई प्रिज्म पे. सो मान लो यहां पे एक रे आ रहा है ऐसा, लाइक दिस, और एक रे आ रहा है ऐसा, लाइक दिस. सो जब भी बाई प्रिज्म के एज पे रे हिट करेगा, सो वो हमेशा पैरेलल हो जाएगा. दिस इज द रूल फॉर बाई प्रिज्म. वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड. सो इट इज गोइंग टू बिकम पैरेलल ऐसा, लाइक दिस. सो ये पैरेलल हो गया. सो ये रे आया सोर्स से, ये रे आया सोर्स से, कैसा हो गया, पैरेलल, लाइक दिस. डू यू गेट माई पॉइंट? और जाके स्क्रीन पे यहाँ पे हिट करेगा. नेक्स्ट क्लास, अब मान लो इससे और एक रे आया यहाँ पे ऐसा, लाइक दिस, यहाँ पे ऐसा, ये हिट किया ये वाले सरफेस पे. बोलो अभी ये सरफेस के लिए कैन आई से ये नॉर्मल होगा, सॉरी ये सरफेस होगा तो ये उसका नॉर्मल होगा ऐसा.
सो इफ दिस इज द नॉर्मल, कैन आई से रे आके ऐसे हिट कर रहा है, तो ये होगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो कैन आई से नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो बोले ऐसे जाना चाहिए था, पर ये बेंड हो जाएगा अभी ऐसे. सो इट विल गो वेयर, इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो इसका बेंडिंग ऐसे होगा ना, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब किधर नीचे, ऐसा नॉर्मल है, सो नीचे ऐसा टुवर्ड्स द नॉर्मल. इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. इधर भी जब रे हिट करेगा तो किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो अब ऐसा, ये समझा ना आपको, ये सब सिंपल रूल्स है, 11 से करते आ रहे हम लोग. सो बोलो इसका अभी क्या होगा, इसका अभी रिफ्रैक्शन होगा, इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो ऐसा, ये ऐसा बेंड हो गया, और मान लो इस तरीके से बेंड हुआ कि यहां पे आके मिला ऐसा. अरे देयर विल बी मल्टीपल रेज ना, देयर विल बी मल्टीपल रेज इंसिडेंट हियर. उसमें से एक ना एक रे तो होगा ना जो यहां पे आ रहा है ये पॉइंट पे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अरे यस और नो. सो मैंने वही रे कंसिडर किया ऐसा कि ये पॉइंट पे आ रहा है ऐसा. नेक्स्ट इज व्हाट, बोलो यहां पे हिट कर रहा है ऐसा. सो मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं ना, लाइक दिस, ऐसा कुछ कि यहां पे हिट किया और ऐसा बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल. ऐसा है ना, अभी सरफेस ऐसा है, तो उसका नॉर्मल ऐसा होगा. यस और नो, डू यू गेट माई पॉइंट. तो अब ये ऐसे इंसिडेंट हो रहा है ऐसा, बराबर है. तो बोलो ओरिजिनली ऐसे जाना चाहिए था, पर अभी किधर जाएगा, ये नॉर्मल है, ये रे है, तो किधर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा. तो देखो ऐसा, यस और नो. और बोलो मल्टीपल रेज यहाँ पे हिट करेगा, उसमें से एक ना एक रे तो होगा ना जो यहाँ पे जाके मिलेगा ऐसा. यू गेट माई पॉइंट. अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्या क्लास. नाउ क्लास बोलो आगे क्या होगा. कैन आई से ये रे आया ऐसा, ये रे आया ऐसा. बोलो दो रेज आई, दो वेव्स आई, ये पॉइंट पे मिलेगी. बोलो जब ये पॉइंट पे मिलेगी तो क्या करेगी, सुपरपोजिशन. और जब सुपरपोजिशन होगा तो इंटरफेरेंस होगा. डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कंस्ट्रक्टिव होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा. और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न. बोलो यहाँ पे भी वेव्स आ रही है, यहाँ पे भी वेव्स आ रही है, यहाँ पे भी रेज आ रही है, यहाँ पे भी रेज आ रही है. बोलो मिलेगी, सुपरपोजिशन करेगी, इंटरफेरेंस करेगी, क्या फॉर्म करेगी, इंटरफेरेंस पैटर्न. सो यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न. ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क ऐसे फॉर्म होगा. समझ में आ रहा है क्या क्लास. नाउ क्लास ये स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनने वाला है, ये स्क्रीन ऐसे बाहर नहीं है. ये स्क्रीन क्या है, द फोकल प्लेन ऑफ दिस माइक्रोमीटर आईपीस. मतलब जब ये आईपीस के थ्रू मैं देखता हूं ऐसे, जब मैं आईपीस के थ्रू देखूंगा तो उसका स्क्रीन होगा इन दी आईपीस, उसका फोकल प्लेन, उसके फोकल प्लेन में इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे दिखाई देगा. डू यू गेट माई पॉइंट क्लास. सो मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न ये माइक्रोमीटर आईपीस के थ्रू देखने पे दिखाई देगा. समझ में आ रहा है क्या क्लास. सो इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा. क्लास थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो पॉज करना, और पॉज करने पे सोचना कि द थिंग्स which is happening here right now, whatever information I gave, is it technically correct or is it technically wrong. मैंने क्या बोला है कि ये सोर्स है, ये सोर्स से रेज आया, बोलो बाय प्रिज्म से उसका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन करने के बाद रेज मिलेगा इधर, रेज मिलेगा इधर, और भी रेज आएगा, और भी रेज आएगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा. बोलो क्या करेगा, सुपरपोजिशन. जब सुपरपोजिशन होगा तो इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा. उसके हिसाब से ब्राइट डार्क बैंड फॉर्म होगा. एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इंटरफेरेंस पैटर्न. और ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमको माइक्रोमीटर आईपीस के फोकल प्लेन में दिखाई देगा. बट माई क्वेश्चन टू यू इज, एम आई टेक्निकली करेक्ट, एम आई टेक्निकली करेक्ट हियर. सो पॉज करो, सोचो थोड़ा कि मैं यहाँ पे टेक्निकली करेक्ट हूँ कि नहीं. थिंक अबाउट इट. सो क्लास टेक्निकली यहाँ पे आई एम रॉन्ग. मैं टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट रॉन्ग हूँ. क्यों, मैंने बोला यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो रहा है. अरे बाबा इंटरफेरेंस होने के लिए, सुपरपोजिशन होने के लिए कितने सोर्सेज होने चाहिए, मिनिमम 2 ना. बोले यहाँ पे कितना सोर्स है, एक. देयर इज ओनली 1 सोर्स. सो एक सोर्स से थोड़ी ना होगा ये. हमको क्या चाहिए, हमने क्या बोला, इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए आपको.
So there should be two sources and the two sources must be coherent. दोनों सोर्स भी कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट. सो अब यहां पे तो एक ही सोर्स है, तो कैसे क्या? फिर ये हम कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो रहा है, सब हो रहा है, हमको माइक्रोमीटर आईपीस के फोकल पिन में वो दिखाई भी दे रहा है, दिखेगा इसमें. देन टेक्निकली अगर रॉन्ग है तो फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कैसे करें? सो क्लास अब अंडरस्टैंड करना, टेक्निकली हम रॉन्ग कैसे नहीं है. मतलब आपको दिखने पे ऐसा लग रहा है कि आई एम रॉन्ग, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट यहाँ पे वी आर नॉट रॉन्ग. नाउ यू विल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दिस माइक्रोमीटर आईपीस. बोलो, जब मैं ये माइक्रोमीटर आईपीस के थ्रू देखूंगा तो व्हाट इज आईपीस यूज्ड फॉर? आईपीस इज यूज्ड टू फॉर्म इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट ना. सो बोलो, जब मैं ये माइक्रोमीटर आईपीस के थ्रू देखूंगा तो देखो, कहना है ये रेज आ रहा है, ये रेज आ रहा है, ये रेज आ रहा है, ये रेज आ रहा है. सो बोलो, आईपीस में जैसे ही आई प्लेस करूंगा तो ये जो आई के अंदर जब रेज आएगा तो आई क्या करेगा? उसको रिट्रेस करेगा ना अलोंग द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अरे यस और नो? सो अगर देखो, आईपीस से आई ने अगर ये वाले रे को रिट्रेस किया ऐसा, ये रे, बोलो ये रे रिट्रेस होगा ऐसा, दिस विल बी रिट्रेस्ड लाइक दिस अलोंग द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऐसा क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? बोलो, ये रे रिट्रेस होगा ऐसा, यस और नो? लाइक दिस, ऐसा. परफेक्ट है ये. बोलो, अब नेक्स्ट अगर मैं कंसीडर करूं, कहना ऐसे ये वाला रे यहां पे रिट्रेस होगा ऐसा, लाइक दिस. ऐसा कुछ यहां पे, हियर समवेयर हियर. समझ में आ रहा है? और यहां पे ये ऐसा रिट्रेस हो रहा है ऐसा, लाइक दिस. आई एम रिट्रेसिंग इट. ऐसा कुछ. समझ में आ रहा है क्लास? सो यहाँ पे सोर्स आया, यहाँ पे सोर्स आया. कहना इसे जब इसको रिट्रेस करेगा तो उसका रेज यहाँ पे मिल रहा है. कहना इसे इसको रिट्रेस करूंगा, इसका रेज यहाँ पे मिल रहा है. बोलो, टू रेज आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. बोलो, ये पॉइंट पे क्या फॉर्म होगा? इमेज. ये पॉइंट पे क्या फॉर्म होगा? इमेज. और ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल ना. अरे बिहाइंड, ऑब्जर्वर के हिसाब से बिहाइंड द सरफेस. बोलो वर्चुअल इमेज. बोलो ये भी कैसा है? वर्चुअल. बोलो ये दोनों इमेज, ये सोर्स का है ना, तो ये दोनों इमेज कैसे बन जाएंगे? वर्चुअल सोर्स. और हम जब माइक्रोमीटर आईपीस के थ्रू देखेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा कि उसका इमेज दिखाई देगा? इमेज दिखाई देगा. और कितने इमेज दिखाई देंगे? दो. और हमको क्या लगेगा कि ये दोनों सोर्स से रेज आ रही है. बोला देखो ऐसा, बोला देखो ऐसा, बोला देखो ऐसा और ऐसा. सो हमको क्या लगा? देखो ना, ये पॉइंट पे एक रे इससे आया, एक रे इससे आया. ये पॉइंट पे एक रे इससे आया, एक रे इससे आया. सो कैन आई से देयर आर टू सोर्सेज ना नाउ. सो व्हेन आई सी थ्रू द माइक्रोमीटर आईपीस, आई एम फीलिंग देयर आर टू सोर्सेज and these two sources are image of the particular source which is the object. बोलो, एक ऑब्जेक्ट के दो इमेज बन रहे हैं और वो दोनों इमेज सोर्स की इसकी तरह बिहेव कर रहे हैं. सो कहना चाहिए ये दोनों सोर्सेस एक ही सोर्स से डिराइव्ड है ना, तो दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी कैसा होगा? सेम. और अगर दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम है तो मैं क्या कहूंगा? दोनों सोर्स कैसे है? कोहेरेंट. और यहाँ पे फेज डिफरेंस भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट. अरे डू यू गेट माई पॉइंट? इसलिए तो माइक्रोमीटर आईपीस लगा है यहाँ पे, क्योंकि इसके थ्रू ही वो वर्चुअल इमेज दिखेगा ना. हम ऐसे देखेंगे नॉर्मली फ्रॉम द नेकेड आई, ये नहीं दिखने वाला है, हमको ये सोर्स दिखेगा. बट जब मैं माइक्रोमीटर आईपीस के थ्रू देखता हूं तो वो उसको रिट्रेस करता है, रिट्रेस करता है. बोलो ये सोर्स के दो इमेज बनाएगा, ये दोनों इमेज जो है वो एक ही सोर्स के हैं. सो कहना ऐसे दिस टू इमेजेस आर आल्सो वर्चुअल सोर्सेस एंड दिस टू वर्चुअल सोर्सेस will have same frequency, same या तो constant phase difference. So therefore these two sources can be called as what? Coherent sources. बोलो अगर ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है तो इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना. कोहेरेंट सोर्सेज है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा, रेज होगा. अरे यस और नो, रेस्ट ऑल द कंडीशंस आल्सो सेटिस्फाइड. सो बोलो व्हाट विल हैपन नाउ? कैन आई से ये सोर्स एक, ये सोर्स एक, इससे रेज आ रहा है, इससे रेज आ रहा है, इससे रेज आ रहा है, इससे रेज आ रहा है. बोलो मिल रहा है. तो अभी हमको क्या लग रहा है? दो सोर्सेज से रे आ रहा है फ्रॉम दी माइक्रोमीटर आईपीस.
और ये रेज यहाँ पे स्क्रीन पे मिल रहा है, सुपरपोजिशन कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो इंटरफेरेंस करेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव होगा या तो डिस्ट्रक्टिव होगा, और जब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंगली ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड बनाएगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। सो यहाँ पे हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। दिस इज वन मोर वे ऑफ क्रिएटिंग कोहेरेंट सोर्सेस। सबसे पहला हमने देखा था YDSE में बाय यूजिंग स्लिट्स, डबल स्लिट। एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें 2 पिन होल किया, एक सोर्स का 2 सोर्स बना, सेकेंडरी सोर्स, दैट इज वन वे। Second was in Lloyd's mirror, if you remember, yes or no, by reflection. So एक ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज, 2 सोर्स बन गया कोहेरेंट। यहाँ पे हमने क्या किया है, बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ बाइप्रिज्म एंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर आईपीस, एक ऑब्जेक्ट के 2 इमेज दिख रहे हैं, दोनों वर्चुअल इमेज किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, सोर्स है ना, वर्चुअल सोर्सेस जिससे रेज आ रहा है। तो बोलो कोहेरेंट सोर्सेस क्या फॉर्म कर रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न। अरे डू यू गेट माई पॉइंट, अरे यस और नो, बोलो यहाँ पे इस तरीके से। सो अगर मैं इसके बाहर आके देखता हूं तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो आपको लगेगा एक ही सोर्स से सब हो रहा है। सो यू विल फील के टेक्निकली वी आर रॉन्ग बिकॉज देयर इज ओनली वन सोर्स, देयरफॉर देयर इज माइक्रोमीटर आईपीस। व्हेन आई सी थ्रू दिस आई कम टू नो कि for one object there are 2 images and these 2 images are virtual images and virtual source which are coherent sources which is responsible for the formation of interference pattern. Are yes or no? Therefore it is all formed in the focal plane of the micrometer eyepiece so that we can achieve this. क्लियर है क्या क्लास? और ये एक्सपेरिमेंटली अचीव होता भी है, इसलिए तो बोला है ना बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है क्या क्लास? डू यू गेट माई पॉइंट? अब क्लास एक चीज करना है खाली, सी जब आप डायग्राम वगैरह बनाओगे तो यू विल डू इट विद द मेजरमेंट्स। मैंने डायरेक्टली रैंडम लेके बना दिया है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा, अभी बोलो ये एक पहला सोर्स हो जाएगा ना S1 और ये दूसरा सोर्स हो जाएगा S2। अरे यस और नो? सो क्लास ये जो S1 सुन लेना ध्यान से, S1 S एंड S2 कोलिनियर होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए। यहाँ पे आपको थोड़ा मिसमैच दिख रहा होगा, दैट इज ड्यू टू आई हैव नॉट टेकन द मेजरमेंट्स। मैंने बराबर मेजर करके नहीं बनाया उसको, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बट इफ यू मेजर इट करेक्टली यू विल गेट द परफेक्ट कोलिनियर है। यहाँ पे तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस 2 सोर्सेज और ये ऐसा होगा। सो बोलो अब ये दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस होगा, 2 सोर्सेज 2 कोहेरेंट सोर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल डी। बोलो सोर्स से लेके स्क्रीन का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी। अरे यस और नो? हाँ या ना? तो इस तरीके से यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, इंटरफेरेंस पैटर्न। सो हम लोग इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट में अभी इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करते हैं। बोलो अब इंटरफेरेंस पैटर्न बन चुका है, तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न हो गया उसमें क्या हो गया, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, देयर विल बी बैंड्स ना, और वो बैंड का क्या होगा, बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। बोलो अभी लैम्डा क्या हो जाएगा, एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। तो अभी मुझे क्या करना है, अब मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया है, मुझे जो अचीव करना है मैंने कर लिया है। अब मुझे ऑब्जर्वेशन लेना है और रीडिंग लेना है, और रीडिंग में मैं क्या रीड करूंगा, एक्स डी कैपिटल डी, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ ऑफ द डिजायर्ड लाइट। डू यू गेट माय पॉइंट? सो अभी हमको नेक्स्ट यही सीखना है कि हम लोग एक्स कैपिटल एक्स को, स्मॉल डी को और कैपिटल डी को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ। वी आर डन विद बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। डू यू गेट माई पॉइंट? आई होप क्लास दिस मच इज वेरी मच क्लियर विथ यू। नेक्स्ट क्लास अब हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। सो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा कैपिटल एक्स, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। दैट इज प्रैक्टिकली। एक्सपेरिमेंटली हमको ये तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगा। अब देखो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अबाउट डी, कैपिटल डी। सबसे सिंपल, बोलो कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन होगा कैपिटल डी। अब देखो अंडरस्टैंड करो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मेजर कैसे करूंगा प्रैक्टिकली। कैन आई से इट विल बी मेजर्ड बाय द यूज ऑफ ऑप्टिकल बेंच ना। अरे ये पूरा सेटअप किस पे है, ऑप्टिकल बेंच पे। सो बोलो ऑप्टिकल बेंच अगर ऐसा होगा तो ये ऑप्टिकल बेंच का एक पॉइंट है, ये ऑप्टिकल बेंच का एक पॉइंट है। तो बोलो ऑप्टिकल बेंच पे मार्किंग्स है ना, रीडिंग्स है ना, स्केल है ना, तो बोलो मेजर कर लेगा ना। सो बोलो ये डी इज मेजर्ड
बाय ऑप्टिकल बेंच, यस और नो, शुड अंडरस्टैंड ना, ये पूरा ऑप्टिकल बेंच है, उस पर ये परफॉर्म हो रहा है, बाइप्रिज्म इधर है, इधर क्या है, स्क्रीन है, दैट इज माइक्रोमीटर आईपीस, तो ये ऑप्टिकल बेंच है, तो ये और ये डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल डी, इजीली कैलकुलेट बाय द स्केल ऑफ ऑप्टिकल बेंच, यस और नो। चलो हमको पहला मिल गया, कैपिटल डी मिल गया हमको। नेक्स्ट इज बात करते हैं अबाउट एक्स, कैपिटल एक्स, ये समझना, कैपिटल एक्स बैंडविड्थ। अब क्लास ध्यान देना यहां पे, अब क्लास ये जो माइक्रोमीटर आईपीस के फोकल प्लेन में हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा, वो इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस, ये कुछ ऐसा हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने वाला है, ऐसा उसका प्लेन होगा, एंड दिस विल बी द इंटरफेरेंस पैटर्न लाइक दिस, ऐसा ले लिया मैंने। ये बैंड्स है, दिस आर द बैंड्स, मान लो ये सीबीबी है, तो ये क्या होगा, डार्क डार्क, दैट इज फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, देन दिस विल बी सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, ऐसा। ये क्या है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, बैंड्स है। मान लो ये जो डार्क है, वो डार्क को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ लाइक दिस इज डार्क, सो ये डार्क है, ये ब्राइट है, और ये क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न है। अरे यस और नो, अब अंडरस्टैंड करना आगे। अब देखो ये इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए अब हमको कैलकुलेट करने का उसका बैंडविड्थ क्या होगा। सो क्लास उसके लिए मैं हेल्प लेता हूँ ये माइक्रोमीटर आईपीस के माइक्रोमीटर स्केल की। अब होता क्या है क्लास, यहाँ पे ना वर्टिकल क्रॉस वायर होता है, वो वर्टिकल क्रॉस वायर को आप अगर घुमाओगे ना, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न आगे पीछे होता है ऐसा। मतलब आपने देखा होगा कि इफ़ यू यूज़ अ कैमरा एंड इफ़ यू हैव प्लेस्ड योर आई ऑन द आई पीस, अब उसमें देखते तो पता है ऊपर एक रिंग जैसा होता है, ऐसा एक पर्टिकुलर ऐसे बोलते नॉब होता है जिसको आप घुमाओगे ऐसा, सो स्क्रीन एडजस्ट होता है ऐसा, स्क्रीन आगे पीछे होगा, है ना। आप जब फोटो वगैरह भी देखते थे रील वगैरह में, सो यू रोटेट दिस ना, सो रील आगे पीछे होता था, सो ऐसा फिल्म चलता रहेगा और हमको अलग अलग फोटो दिखता रहेगा। तो वैसे यहाँ पे ही है कि जब आप वर्टिकल, ये जो वर्टिकल क्रॉस वायर उसको घुमाओगे ऐसा, सो वर्टिकल क्रॉस वायर के घूमने पे पैटर्न ऐसा शिफ्ट होगा। मतलब वर्टिकल क्रॉस वायर अगर ऐसा है यहाँ पे, सो इट विल शिफ्ट और ये स्क्रीन ऐसा चलता रहेगा, यस और नो। और इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी एडजस्टेड, विल कीप ऑन मूविंग। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्लास। सो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है ये कि स्क्रीन है, स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न मैंने वर्टिकल क्रॉस वायर ऐसा घुमाया, सो इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे शिफ्ट होगा। सो मतलब वर्टिकल क्रॉस वायर का जो मार्क है वो बोले इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हुआ, तो मार्क यहाँ से यहाँ आया ना, तो कहना है से ये डिस्टेंस से इंटरफेरेंस पैटर्न डिस्प्लेस हुआ है। अरे यस और नो। सो मान लो जब मैंने वर्टिकल क्रॉस वायर घुमाया तो ये यहाँ से यहाँ आया ऐसा, या तो यहाँ आया ऐसा, मतलब ये सेकेंड ब्राइट जो है वो अभी यहाँ पे आ चुका है ऐसा, तो ऐसा डिस्प्लेस हुआ ना वो, तो इतना डिस्टेंस। अरे यस और नो, डू यू गेट माई पॉइंट, हेलो, समझ में आ रहा है क्या। सो व्हाट डू आई से कि मैंने वर्टिकल क्रॉस वायर घुमाया, तो एक बार घुमाने पे बोलो अकॉर्डिंग टू द विड्थ, वो वर्टिकल क्रॉस वायर की वजह से एक बार घुमाने पे ये बैंड शिफ्ट हो गए ना। सो बोलो, और जो बैंड शिफ्ट हो गए कितने बैंड्स हो गए, n नंबर ऑफ बैंड्स हो गए। सो सीबीबी से अब शिफ्ट हो गए किस पे आ चुका है, सेकेंड ब्राइट। बोलो सेकेंड ब्राइट मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना। बोलो सीबीबी से कोई भी बैंड का जब हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, बोलो वो क्या होगा, कैन आई से इट इज गोइंग टू बी एक्स। क्या होगा, ये x होगा ना, x। अरे यस और नो। सो क्लास शिफ्ट जैसा ही है ना, देखो ऐसा, ये आगे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है, x ना। व्हाट इज x, डिस्टेंस ऑफ एनी बैंड फ्रॉम सीबीबी। मैंने एक बार घुमाया तो 4 बैंड शिफ्ट हुआ है ना, वर्टिकल क्रॉस वायर घूमने पे कितना बैंड शिफ्ट हुआ डिपेंड करेगा उसके विड्थ पे, तो 4 बैंड शिफ्ट हुआ। तो 4 बैंड शिफ्ट हुआ मतलब क्या, जहां पे सीबीबी था वहां पे 4th बैंड आ गया और सीबीबी आगे बढ़ गया, बट डिस्टेंस कितना होगा, जितना सीबीबी से लेके 4th बैंड का डिस्टेंस होगा उतना ना, उतने डिस्टेंस से वो शिफ्ट हुआ है। सो दैट विल बी द डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस विल बी एक्स, क्योंकि सीबीबी से कोई भी बैंड का डिस्टेंस क्या होता है, एक्स।
सो हमें क्या देगा वो x देगा x, तो हमको x मिल जाएगा x, वी गेट x, बट हमको कैपिटल X चाहिए और कैपिटल X क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बैंड, मतलब एक बैंड के लिए। सो बोलो हमको 4 बैंड का मिला है, हमको 3 बैंड का मिला है, हमको 10 बैंड का मिला है, हमको n बैंड का मिला है, हमको एक का चाहिए, तो हम क्या करेंगे x बाय n, दैट इज n इज वॉट नंबर ऑफ बैंड्स। अरे ये x क्या है डिस्टेंस ऑफ 10 बैंड्स ना, मुझे एक का चाहिए तो मैं क्या करूंगा डिवाइड बाय 10, दैट इज n। इफ आई से x इज डिस्टेंस ऑफ n बैंड्स, मुझे एक का चाहिए तो x बाय n, अरे यस और नो, दिस विल गिव मी व्हाट x इज इक्वल टू x बाय n द बैंडविड्थ। समझ में आ रहा है क्लास? सो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसके अंदर एक वर्टिकल क्रॉस वायर है, उसमें माइक्रोमीटर है। मैं जैसे ही क्रॉस वायर को घुमाता हूँ, बोलो ये स्क्रीन ऐसा शिफ्ट होगा, ये जहाँ पे ये मार्क है वर्टिकल क्रॉस वायर का उसमें नंबर ऑफ बैंड्स ऐसा शिफ्ट होगा, और जितने नंबर ऑफ बैंड शिफ्ट होंगे उसके हिसाब से हम लोग डिस्टेंस लेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर 5th ब्राइट था तो अभी 5th ब्राइट यहाँ पे आ गया, इसके पोजीशन पर ये आगे बढ़ गया। सो सीबीबी से के 5th ब्राइट का जो डिस्टेंस है उतना वो डिस्प्लेस हुआ है, और सीबीबी से कोई भी बैंड का डिस्टेंस क्या है x। सो अभी x के डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ है फॉर 5 बैंड्स। ये हमको कहाँ पे रीड करने मिलेगा ऑन द माइक्रोमीटर स्केल ऑफ दिस माइक्रोमीटर आई पीस, यस और नो। और फिर वो जो मुझे डिस्टेंस मिला है वो 5 बैंड के लिए, मुझे एक बैंड के लिए चाहिए तो मैं किससे डिवाइड करूंगा 5 से। सो ऐसा n बैंड का डिस्टेंस मिलेगा तो मैं डिवाइड करूंगा n से, मुझे एक बैंड के लिए मिल जाएगा तो x क्या होगा x बाय n। डू यू गेट माई पॉइंट? सो दिस वे वी कैलकुलेट वॉट, वी कैलकुलेट d and x। सो 2 things are done। सो वी आर डन विथ x, वी आर डन विथ d, वी आर लेफ्ट विथ स्मॉल d। अभी स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस s1 and s2। स्मॉल d किसके बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस s1 and s2। नाउ क्लास नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है स्मॉल d। नाउ क्लास स्मॉल d कैलकुलेट करने के लिए अंडरस्टैंड करना क्लास, अब ये स्मॉल d कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये माइक्रोमीटर आईपीस के थ्रू मैं देखूंगा ना, बिकॉज दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस। अब अगर मैं ऐसे ही ऑर्डिनरीली उसको स्केल से मेजर करने जाऊंगा, जैसे मैंने इसको मेजर किया d को, इसको मेजर करने जाऊंगा तो क्या मैं कर पाऊंगा? अरे मैं माइक्रोमीटर आईपीस के थ्रू उसको देख रहा हूं तो हाँ मुझे 2 सोर्स दिखाई दे रहा है, मैं यहां से हटता हूं और स्केल लेकर मैं मेजर करने जा रहा हूं, बोलो मुझे 2 सोर्स दिखाई देंगे क्या? नो। सो दिस 2 सोर्सेस इज ओनली विजिबल फ्रॉम द माइक्रोमीटर आईपीस, दे आर वर्चुअल सोर्सेस, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। सो वर्चुअल सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस थोड़ी ना मैं स्केल वेल यूज करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। प्रैक्टिस अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट होगा, रियल इमेज होगा तो। बट ये क्या है, यहाँ पे ये दोनों वर्चुअल सोर्सेज है, वर्चुअल सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस दी है, माइक्रोमीटर आईपीस के थ्रू ही वो दिखता है, ऐसे वो दिखाई नहीं देगा तो कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ? सो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ऑर्डिनरीली, नॉर्मल स्केल वगैरह से कैलकुलेट नहीं हो सकता है। सो अब मैं क्या करूँगा? सो क्लास यहाँ पे डिस्टेंस डी कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़ा बहुत हेल्प लेते हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स का। अब क्लास रे ऑप्टिक्स में एक मेथड हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इन 11th स्टैंडर्ड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड, समथिंग कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट मेथड, कॉन्जुगेट फोकाई मेथड भी बोला जाता है उसको, बट इट इज कॉमनली कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। सो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से अब हम लोग स्मॉल डी को कैलकुलेट करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब क्लास देखो कैसे होगा ये डिस्प्लेसमेंट मेथड परफॉर्म करने के लिए अंडरस्टैंड करना मैं क्या करूँगा। सबसे पहले तो अब मैं कॉन्वेक्स लेंस लूँगा और वो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फोकल लेंथ यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। आई विल इंट्रोड्यूस द कॉन्वेक्स लेंस इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब क्लास जब मैं कॉन्वेक्स लेंस को इंट्रोड्यूस करूँगा, सो आई हैव टू मेक श्योर कि जो d है ना, d इट इज ग्रेटर देन 4 times द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मेरी बात को समझो, आई एम टेलिंग यू नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्वेक्स लेंस। सर व्हाई कॉन्वेक्स लेंस? टू परफॉर्म डिस्प्लेसमेंट मेथड, टू गेट द डिस्प्लेसमेंट मेथड,
to get the value of small d. Now when I will introduce the lens, the condition for displacement method to be applied, it says that is d, capital D should be greater than 4f. That is distance between the source and the screen must be greater than 4 times the focal length of the lens. ये सबसे पहला एसेंशियल कंडीशन है टू परफॉर्म डिस्प्लेसमेंट मेथड. अगर ये अचीव नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं होगा. गेट माय पॉइंट. समझ में आ रहा है क्या? सो मैंने क्या बोला है, मुझे स्मॉल डी कैलकुलेट करना है. स्मॉल डी के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेथड. डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को इंट्रोड्यूस किया है ऑफ अ पर्टिकुलर फोकल लेंथ. डिस्प्लेसमेंट मेथड एग्जीक्यूट करने के लिए जो सोर्स है और जो स्क्रीन है उनका डिस्टेंस जो होता है इट शुड बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. देन ओनली डिस्प्लेसमेंट मेथड here will be applicable or it will be not applicable. So चलो हमने ये अचीव कर लिया. अब क्लास डिस्प्लेसमेंट मेथड होता क्या ये समझो. अब क्लास डिस्प्लेसमेंट मेथड इज अ मेथड जिसमें ऐसा होगा कि देयर विल बी टू पोजीशंस ऑफ द लेंस. हम ऑब्जेक्ट को और इमेज के लोकेशन को, हमको इमेज किधर चाहिए, स्क्रीन पे, ऐसा मान लो. सो हम ऑब्जेक्ट को और इमेज के लोकेशन को चेंज नहीं कर रहे. मतलब हमको जहां पे इमेज चाहिए और जहां पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है वो दो पोजीशन को हम चेंज नहीं कर रहे. हम चेंज करते हैं लेंस के पोजीशन को. वी चेंज पोजीशन ऑफ लेंस. सो क्लास डिस्प्लेसमेंट मेथड ये कहता है कि यहां पे दो पोजीशन होगा लेंस का. हियर देयर विल बी टू पोजीशन ऑफ लेंस फॉर विच the image location, the image position will be same. There will be two position of lenses for which the image position, the image location will be same. क्लास आप सोचो ना थोड़ा. बोलो हमने पहले लेंस को रखा है तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो कुछ ना कुछ उसका यू होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके हिसाब से एक इमेज फॉर्म होगा. अब ऐसा बोला जा रहा है कि लेंस को शिफ्ट करो, उसका पोजीशन चेंज करो. अब पोजीशन चेंज करने बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हुआ ना. फिर भी ऐसा बोला जा रहा है कि दो अलग अलग पोजीशन होगा लेंस का जिसके लिए इमेज का लोकेशन सेम आएगा. ऐसा जनरली होता नहीं है ना. यू चेंज द ऑब्जेक्ट पोजीशन, यू चेंज द लेंस पोजीशन, द इमेज विल आल्सो चेंज ना. सो यहाँ पे इमेज वगैरह तो चेंज होगा बट इमेज का जो लोकेशन है, इमेज का जो पोजीशन है जहां पे वो इमेज बनने वाला है वो दोनों पोजीशन के लिए सेम होगा. ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा कब होगा, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, फिर कैसे इसकी मदद से हम लोग स्मॉल डी को कैलकुलेट करेंगे वो हमको सीखना है. समझ में आ रहा है क्लास? तो हाईलाइटेड स्टेटमेंट याद रखो. अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट मेथड व्हेन दिस कंडीशन अचीव वी कैन से कि देयर विल बी टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ लेंस फॉर विच द इमेज लोकेशन, द पोजीशन ऑफ द इमेज वेयर इट इज फॉर्म्ड विल बी सेम. डू यू गेट माय पॉइंट? तो चलो क्लास अब देखते हैं कैसे होगा ये. मान लो क्लास यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन 1, आई एम टॉकिंग अबाउट पोजीशन 1. मान लो ये वो लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है तो वही वी आर कंसिडरिंग प्रिंसिपल एक्सिस और ऑल. ऐसा मान लो यहाँ पे वो दो सोर्स है ऐसा. हियर दिस आर द टू सोर्सेस S1 एंड S2 है ना. दिस आर द टू वर्चुअल सोर्सेस. द डिस्टेंस फॉर देम इज स्मॉल डी. अरे यस और नो. नेक्स्ट क्लास अभी आगे हम लोग लेंस का पहला पोजीशन लेते हैं. अब क्लास लेंस का जो पहला पोजीशन होता है इट इज क्लोज टू द ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट के क्लोज होता है. सो क्लास यहाँ पे मान लो कहीं यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं पे पोजीशन लेना है बट ऐसा है कि इट इज क्लोज टू दी सोर्सेज दी ऑब्जेक्ट. सो मैंने पहला पोजीशन लेंस का यहाँ पे लिया ऐसा लाइक दिस. ईयर ऐसा लिया मैंने पहला पोजीशन. दिस इज फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेंस लाइक दिस. सो दिस इज क्लास पोजीशन 1. अब बोलो ये उसका क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर. बोलो अब क्या होगा, रे पास होगी ना. अब जब रे पास होगी तो यू नो द रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज. पैरेलल आया तो फोकस से, फोकस से क्या तो पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो अनडेविएटेड. अरे यस और नो. सो देयर आर टू सोर्सेज हियर, टू ऑब्जेक्ट हियर. तो देखो ऐसा पहला रे गया ऐसा लाइक दिस, ऐसा. बोले यहाँ पे दूसरा रे गया ऐसा.
बोले एक जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से लाइक दिस, ये जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से लाइक दिस, ऐसा। लाइक दिस, ऐसा। अब क्लास ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है ऐसा। बोलो अब जो पैरेलल है वो कहाँ से पास होगा? फोकस से ना। सो अभी जब फोकस से पास होगा तो ऐसे पास कराने का यहाँ पे आके मीट करे इससे, ऐसा। यस और नो? लाइक दिस। ये ऐसा रहा यहाँ पे ऐसा, लाइक दिस। आई एम जस्ट अप्लाइंग द रूल, नथिंग इज न्यू ईयर, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। पैरेलल आया फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ अनडेविएटेड। ये देखो आया पैरेलल, ये फोकस है, ये फोकस, ये आया ऐसा। ये आया पैरेलल, ये है फोकस ऐसा। ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा। सो बोले यहाँ पे क्या होगा? इमेज। यहाँ पे क्या होगा उसका? इमेज। अरे यस और नो? क्लास ये जो पूरा है पूरा, ये पूरा क्या होगा? इमेज होगा। और ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड करना। बोलो ये दोनों सोर्स ऑफ लाइट है ना। सो ये पूरे में क्या दिखाई देगा? लाइट ना। दिस एंटायर ईयर ऐसा, ये पूरा लाइट होगा ना यार। और यहाँ पे पूरा ऐसा आ रहा है, उसका दोनों इमेजेस। सो बोलो यहाँ पे एंटायर ईयर भी क्या होगा? लाइट। तो ये एंटायर दिस will be considered as what? Will be considered as what? Can I say it will be considered as an image? अरे yes or no? तो यहाँ पे ये होगा, मान लो this is S1 S2, this is AB। कैन ऐसे अगर इसको मैंने नाम दे दिया D1, ये होगा इसका डिस्टेंस ऐसा, साइज। सो बोलो इमेज कैसा आ रहा है? कैन ऐसे इट इज मैग्नीफाइड ना। इमेज कैसा आ रहा है? मैग्नीफाइड। थोड़ा सा समझना है, ये लाइट है यहाँ पे पूरा S1 S2, सोर्स है दोनों लाइट का, ऐसा पूरा सोर्स, उसका इमेज है पूरा सोर्स, पूरा इमेज ऑफ द सोर्स। सो दिस इज D, दिस इज D1। डू यू गेट माई पॉइंट? दिस इज पोजिशन नंबर 1। बोलो यहाँ पे क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा, दिस विल बी U1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस विल बी V1 इमेज डिस्टेंस। अरे यस और नो? समझ में आ रहा है? ये हो गया पोजिशन 1। अब क्लास पोजिशन 1 के लिए इफ आई मेक सम कैलकुलेशन, यू नो ना, लीनियर मैग्निफिकेशन इज व्हाट? I by O अपॉन V by U। यस और नो? सो I क्या है? I साइज ऑफ इमेज, इट इज D1 ना। ये पूरे को इमेज बना है मैंने, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। पूरा ऐसा एनलाइटेंड होगा, ये पूरा ऐसा फैल रहा है, लाइट यहाँ पे था, ऐसा फैल रहा है, तो इमेज का साइज है वो, ये क्या होगा? D। यस और नो? सो D1 अपॉन D विल बी वॉट? V1 अपॉन U1। ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 1। डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो? सो ये है फॉर पोजिशन 1। समझ में आ रहा है क्लास? ये पोजीशन 1 के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया। नेक्स्ट क्लास अब बात करते हैं अबाउट पोजीशन 2। अब मैंने लेंस को शिफ्ट कर दिया है एक ऐसे पोजीशन पे विच इज अवे फ्रॉम द सोर्स, तो दिस इज पोजीशन 2 ऑफ द लेंस। अब देखते हैं यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ लेंस, इमेज का जो लोकेशन होगा वो सेम होगा, दैट इज ऑन द स्क्रीन। तो ऐसा मान लो यही स्क्रीन है और उस पर इमेज फॉर्म हो रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब बोलो रेज कैसा आएगा? बोलो रेज ये आया पैरेलल लाइक दिस, दिस इज पैरेलल लाइक दिस, आई एम ड्रॉइंग इट फास्ट। सो बोलो ये पैरेलल आया, ये पैरेलल आया। बोलो दूसरा कहाँ से पास होगा? ऑप्टिकल सेंटर से लाइक दिस, ऐसे ऐसे ये पास हुआ लाइक दिस, ऑप्टिकल सेंटर से। बोले यहाँ से ऐसे पास हुआ लाइक दिस, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा। सो बोला अभी क्या होगा? अब ये पैरेलल कहाँ से पास होगा? फोकस से ना। सो ऐसे पास हुआ ये फोकस से, और यहाँ पे ये पैरेलल पास हुआ फोकस से लाइक दिस, ऐसा कुछ। सो क्लास यहाँ पे अब क्या फॉर्म होगा? इमेज। हाँ, दैट यू कैन टेक द डिस्टेंस एंड ऑल, दैट इज फाइन। तो बोले यहाँ पे क्या होगा? इमेज। दिस विल बी ए बी, ये क्या है? ए, और ये क्या है? बी। ये बोलो उसका साइज होगा किसका? इमेज का। अब बोलो इमेज कैसा हो चुका है? कैन आई से इमेज इज डिमिनिश्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। उसका साइज जो होगा वो साइज होगा D2 और उसको मैं कहूँगा डिमिनिश्ड।
सो फर्स्ट पोजीशन के लिए मैग्नीफाइड, सेकेंड पोजीशन के लिए डिमिनिश्ड। अब बोलो क्लास ये क्या होगा, ये तो डी था, ये पूरा ऑब्जेक्ट था ऐसा, सो बोलो ये डिस्टेंस क्या होगा, अब ये इमेज बन चुका है, बोलो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस विल बी u2, और ये क्या होगा, इमेज डिस्टेंस v2. So this is object distance and this is image distance. So class ये होगा अभी u2 and v2. अब क्लास मैंने क्या कहा है कि for two different position of lens, for two different position of lens the image location is same. क्लास इसके लिए देखो कंडीशन क्या होगा, what is the condition? क्लास कंडीशन ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है दे विल इंटरचेंज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो यहाँ का इमेज डिस्टेंस बन जाएगा, और यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। जब ऐसा इंटरचेंजिंग होगा तब दो लेंस के डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज का लोकेशन कैसा आएगा, से so for same image location, for same image location बोलो u1 किसके इक्वल होगा, v2 ना, and v1 किसके इक्वल होगा, u2, अरे yes or no, so u1 will be equal to v2 and v1 will be equal to u2, yes or no. So जब ऐसा कंडीशन अचीव होगा इमेज का लोकेशन कैसा आएगा, से क्लियर है क्लास, बोलो ये कंडीशन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज अभी यहाँ पे सेम अगर फॉर्मूला अप्लाई किया, सो ये क्या हो जाएगा, I by O is equal to V by U, so this will be what, D2 by D into V2 upon U2, so ये होगा सेकेंड इक्वेशन। अब बोलो क्लास फर्स्ट और सेकंड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, d1 अपॉन डी इंटू d2 अपॉन डी इज इक्वल टू v1 अपॉन u1 इंटू v2 अपॉन u2। कैन आई से ये u1 v2 तो सेम है और ये v1 u2 तो सेम है, दे विल कैंसल आउट ईच अदर, सो कैन आई से d1 d2 इज गोइंग टू बी वॉट, d स्क्वायर, सो d विल बी वॉट, d1 d2, अरे यस और नो, रूट ऑफ d1 d2, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, स्मॉल d मिल जाएगा। दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट मेथड इज ऑल अबाउट। सो एक बार शॉर्ट में बोल देता हूँ मैंने क्या किया है, बोलो हमने लेंस को इंट्रोड्यूस किया, कॉन्वेक्स लेंस को इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड में सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जब लेंस को आप इंट्रोड्यूस करोगे, सो कैपिटल D शुड बी ग्रेटर देन 4 times द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट मेथड ये कहता है कि देयर विल बी टू पोजीशन ऑफ लेंसेज, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ लेंसेज फॉर विच द इमेज लोकेशन विल बी सेम, और वो कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस एंड इन द सेकेंड केस विल इंटरचेंज विथ ईच अदर। बोलो सबसे पहले में हमने क्लोज टू द सोर्सेज रखा u1 v1, उसके लिए इमेज फॉर्म किया, मैग्नीफाइड आया, सो इमेज हियर इज मैग्नीफाइड, इमेज मैग्नीफाइड, समझ में आ रहा है क्लास। और यहाँ पे इमेज कैसा आया, इमेज डिमिनिश्ड, समझ में आ रहा है। फिर हमने इक्वेशन लिखा मल्टीप्लाई किया, वी गॉट दी आंसर एज डी इज इक्वल टू रूट ऑफ d1 d2, इससे हमको d मिल गया। वी हैव कैलकुलेटेड एवरी वैल्यू, जब इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे सो हमें मिल जाएगा वॉट, that is we will find out the value of wavelength. We know x, we know small d, we know capital D. Substitute and we can find out wavelength. I hope class this is class. So ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है, this is used in MCQ। आपको ये याद रखना है कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड किया तो उसमें पोजीशन 1 के लिए d1 by d इज इक्वल टू v1 by u1, जहाँ पे v1 विल बी ग्रेटर देन u1 और इमेज कैसा आएगा, मैग्नीफाइड। पोजीशन 2 के लिए d2 by d is v2 by u2 where u2 is greater than v2, इमेज कैसा आएगा, डिमिनिश्ड। कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज d should be greater than 4f, v1 equal to u2, v2 equal to u1
फॉर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ लेंस इमेज सेम पोजिशन पे आने के लिए दिस इज द कंडीशन एंड डी इज इक्वल टू रूट ऑफ d1 d2। नेक्स्ट क्लास अब एक थोड़ा सा एक एडिशनल फॉर्मूला है। वो एडिशनल फॉर्मूला ऐसा होगा कि मान लो ये बाई प्रिज्म से जो सोर्स है उसका डिस्टेंस मैंने ए लिया है और बाई प्रिज्म से जो स्क्रीन है उसका डिस्टेंस मैंने बी लिया है, तो बोलो ये डी हो जाएगा ना डी। तो डी का वैल्यू क्या है ए प्लस बी। अब क्लास एक्सपेरिमेंटली और डिफरेंट तरीकों से अगर मैं डी का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, सो डी का एक वैल्यू ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। दिस इज अ डिफरेंट मेथड। मैं अभी उसका डेरिवेशन वगैरह में नहीं जा रहा हूँ, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो कि डी इज 2a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। ए क्या है? डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द बाइप्रिज्म। अरे यस और नो? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस बाइप्रिज्म एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ रहा है क्लास? अब बोलो x का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। इफ आई वांट वेवलेंथ दिस विल बी x d बाई कैपिटल D। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? x व्हाट इज d हियर? 2a इंटू म्यू माइनस 1 अल्फा अपॉन व्हाट इज d हियर? a प्लस b। ये मुझे मिल गया वेवलेंथ। अरे यस और नो? जस्ट रिमेंबर दिस, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला। सिर्फ ये याद रखना है आप, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट रिमेंबर दिस। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द वे वी राइट इट। सिर्फ डिनोशन वगैरह याद रखो एंड रिमेंबर द फॉर्मूला। एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट इज क्लास लास्ट पॉइंट अबाउट बाइप्रिज्म, दैट इज बाइप्रिज्म इमर्स्ड इन लिक्विड। जैसे हमने YDAC इन लिक्विड के बारे में बात किया था कि फ्रिंज विड्थ कम होता है, यहाँ पे क्लास जब बाइप्रिज्म को वाटर में इमर्स करूँगा तो जो फ्रिंज विड्थ होगा इट विल इंक्रीज, और जो फ्रिंज विड्थ है लिक्विड में उसको फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा। एक्सएल विल बी म्यू जी माइनस 1 अपॉन म्यू जी माइनस म्यू एल माइनस 1 म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू फ्रिंज विड्थ इन एयर। ये वाला फॉर्मूला होगा क्लास। ये तो पॉइंट याद रखना है आपको। दिस विल बी द फॉर्मूला। और फ्रिंज विड्थ बढ़ता है, अब क्लास वो क्यों बढ़ेगा हम लोग जूम लेक्चर करेंगे तब आप मुझे बताना। थोड़ा सा सोचो उसके ऊपर, कुछ तो सोचो एंड थिंक अबाउट इट, विल डिस्कस इन द जूम लेक्चर। ठीक है? सो ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट बाइप्रिज्म जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट। जब हम लोग सॉल्व करेंगे यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो हाउ टू यूज इट। सो आई होप बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो है इट इज़ ऑल क्लियर विथ यू। सो क्लास नाउ वी आर डन विथ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। सो क्लास वी आर डन विथ द पार्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो क्लास अभी ये चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कर लिया है, दैट इज़ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने सब सीख लिया, MCQ वगैरह सब कर लिया है। देन उसके बाद हमने सेकेंड जो चैप्टर है इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है, दैट इज़ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन डिटेल विद सिनॉप्सिस विद MCQs। और फिर उसके बाद लास्ट क्लास हमने बात किया था अबाउट बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, जो भी उसके फॉर्मूलाज वगैरह थे सब हमने कर लिया है इन डिटेल। अब क्लास technically now we move on to the last part of the chapter, that is diffraction of light. ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है, इसके बाद द चैप्टर विल बी completed. सो नेक्स्ट हमको बात करना है अबाउट डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्लास अंडरस्टैंड करना कि डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा। अब क्लास जैसे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सो ऐसा बोल सकते हैं कि उसके ऑलमोस्ट सिमिलर ही ये प्रॉपर्टी है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ चुके हैं और जब डाइफ्रैक्शन पढ़ लेंगे, सो आप ये देखोगे कि इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। सबसे पहला तो सिमिलैरिटी, सबसे कॉमन सिमिलैरिटी क्या होगा कि हमने क्या कहा था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसकी वजह से होता है? सुपरपोजिशन। सो क्लास ये जो डाइफ्रैक्शन होगा, डाइफ्रैक्शन ये भी किसकी वजह से होगा? दिस विल ऑल्सो बी ड्यू टू सुपरपोजिशन। ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब क्लास ये तो मैंने आपको पहले ही, जब मैंने इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, ये मैंने आपको तभी बता दिया था कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन होगा। सो द फर्स्ट कॉमन पॉइंट इन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन इज द कॉज। The cause for both interference and diffraction is what? Superposition of waves. So we are done with interference. Now we are talking about diffraction. So diffraction का भी cause क्या है? Superposition of waves. अब क्लास डिफरेंस कहाँ पे होता है?
कि इंटरफेरेंस में और डाइफ्रैक्शन में दोनों में सुपरपोजिशन हो रहा है, बट ये जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है ये थोड़ा अलग तरीके से होगा। और क्योंकि ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है, सो इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन दो प्रॉपर्टी बन जाता है, सच दैट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब होगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कुछ अलग तरीके से हुआ तो डाइफ्रैक्शन होगा और डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। सो कॉज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ही है, बट ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अलग अलग तरीके से होने की वजह से there will be difference in the superposition of waves in interference and in diffraction, and due to this difference interference and diffraction differ from each other। इसीलिए interference पैटर्न कुछ और बनता है, diffraction पैटर्न कुछ और बनेगा, interference कुछ और होगा और diffraction कुछ और होगा। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट अगर थोड़ा बहुत बताऊं मैं इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कैसे अलग अलग है, सिर्फ मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, उसके बाद जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझेगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, दो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, ये दो कोहेरेंट सोर्सेज के जो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये दोनों सोर्स कैसे होते हैं, सेकेंडरी सोर्स ना, तो ये जो दो सेकेंडरी सोर्स है ये सेकेंडरी वेव्स एमिट करते हैं, और बोलो सेकेंडरी वेव्स एमिट करते हैं तो इफ आई गो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, बोलो दोनों कोहेरेंट सोर्स क्या जनरेट करेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट ना, दे बोथ विल जनरेट सेकेंडरी वेव फ्रंट। और जब ये दोनों के सेकेंडरी वेव फ्रंट दैट इज वेव नॉर्मल्स जाके स्क्रीन पे मिलते हैं तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है, और ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू secondary wavefront from two different coherent sources having the same frequency and constant phase difference, yes or no? So in interference of light कितने सोर्स है, दो, दोनों कैसे है, कोहेरेंट, दोनों का क्या होगा, वेव फ्रंट, वो क्या करेगा, सुपरपोजिशन, और क्या देगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। डाइफ्रैक्शन में क्या होगा, डाइफ्रैक्शन में सोर्स एक ही होगा और वो एक सोर्स का एक ही वेव फ्रंट होगा, बट कैन आई से वेव फ्रंट पे अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब पॉइंट किसकी तरह बिहेव करते हैं, सेकेंडरी सोर्स ना, और क्या जनरेट करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स, हर एक पॉइंट क्या जनरेट करता है, सेकेंडरी वेवलेट्स ना, तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है हर एक अलग अलग पॉइंट का ऑन दैट पर्टिकुलर वेव फ्रंट, ये जाके सुपरपोजिशन करते हैं, और ये जाके जब सुपरपोजिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डाइफ्रैक्शन, और क्या मिलेगा, डाइफ्रैक्शन पैटर्न। समझ में आ रहा है? सो इन इंटरफेरेंस टू डिफरेंट सोर्सेज के सेकेंडरी वेव फ्रंट्स विल परफॉर्म सुपरपोजिशन, इन डाइफ्रैक्शन ओनली वन सोर्स, फॉर दैट वन सोर्स ओनली वन सेकेंडरी वेव फ्रंट, या तो वन वेव फ्रंट, वो वेव फ्रंट के जो डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी वेवलेट्स हो गए वो जाके सुपरपोजिशन करेंगे, वो n नंबर ऑफ सोर्सेज जो हो गए, n नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हो गए, n नंबर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स जो हो गए, वो जाके डाइफ्रैक्शन करेगी, और क्या फॉर्म करेगी, डाइफ्रैक्शन पैटर्न। थोड़ा बहुत अभी भी आपको कंफ्यूजन होगा, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट बताया, अभी हमको इन डिटेल बात करना बाकी है। सो विद टाइम जैसे जैसे डाइफ्रैक्शन आगे बढ़ेगा और ख़त्म होगा, यू विल ईजिली अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट इज डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है क्लास? नाउ चलो क्लास अंडरस्टैंड करते हैं कि डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कब से मैं जो बोल रहा हूँ कि डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो मान लो क्लास मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन ली है, आई एम टेकिंग टू एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड डाइफ्रैक्शन। यहाँ पे भी एक स्क्रीन ली है, देयर आर टू स्क्रीन हियर, और मान लो यहाँ पे, मान लो ये एक स्लिट है, दिस इज अ स्लिट मतलब क्या है, कार्डबोर्ड होगा जिसमें एक ओपनिंग है ऐसा, और यहाँ पे ये जो है ये एक ऑब्स्टेकल है, मतलब मैंने कुछ भी एक बीच में ओपेक मीडियम रख दिया, ऐसा बोल सकते हो, एक बोर्ड है या तो कुछ भी एक टेबल वगैरह, ऐसा एनीथिंग विच यू वांट, ऑब्स्टेकल ओपेक मीडियम। सो यहाँ पे मैंने एक स्लिट लिया है विच हैज़ एन ओपनिंग, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्स्टेकल लिया है। अब मान लो क्लास में यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखता हूँ ऐसा, आई प्लेस अ सोर्स ऑफ लाइट ईयर, आई प्लेस अ सोर्स ऑफ लाइट ईयर लाइक दिस। अब बोलो क्लास क्या होगा, बोलो ये सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पास होगा, और क्योंकि एक पॉइंट सोर्स है सो इसकी जो रेज है वो डाइवर्ज करेगी, और जब क्लास ये सोर्स की रेज डाइवर्ज करके ट्रैवल करेगी, सो वी नो ना लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, दैट इज लाइट फॉलोज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। यह हम लोग 11th स्टैंडर्ड के ऑप्टिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ के अलोंग ट्रैवल करता है, लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन फॉलो करता है।
सो क्लास अब ये सोर्स से जब लाइट आएगा, सो बोलो ये लाइट कैसे ट्रैवल करने वाला है, लाइट विल ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड दिस पर्टिकुलर रेज फ्रॉम द सोर्स विल डाइवर्ज लाइक दिस। सो देखो ये सीधा चल रहा है ऐसा, ये सीधा चल रहा है ऐसा, लाइक दिस, ये सीधा चल रहा है ऐसा, लाइक दिस। लाइक दिस। तो ये सोर्स है, ये सोर्स में से ऐसा लाइट पास हो रहा है एंड दिस लाइट इज परफॉर्मिंग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन एंड जाके हिट कर रहा है स्क्रीन पे। सो ये सोर्स पॉइंट सोर्स है, रेज आर डाइवर्जिंग एंड रेज आर ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ये हमने सीखा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ये हमने सीखा है लाइट की बेसिक्स में। सो क्लास क्या होगा, बोलो ये रेज जब जाए यहां पे जाके हिट करेगी और भी एन नंबर ऑफ रेज आएगी ना, सो बोलो यहां पे क्या होगा, यहां पे कैन आई से देयर विल बी इल्यूमिनेशन, मतलब यहां पे लाइट दिखाई देगा ना, यस और नो, देयर विल बी इल्यूमिनेशन, दिस विल बी इल्यूमिनेटेड रीजन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इल्यूमिनेटेड रीजन, अरे यस और नो। सो ये ऐसा होगा। अब क्लास मान लो यहां पे लाइट यहां से ऐसा निकलती है लाइक दिस और यहां पे भी ऐसे। सो बोलो अब ये क्या है, ये स्लिट है ना, सो बोलो ये स्लिट जो है यहां पे, ये जो बैरियर जो है क्या हुआ, लाइट को पास होने देगा, नो ना, इट इज गोइंग टू बिहेव एज एन ओपेक मीडियम। तो बोलो यहां पे क्या होगा, ऐसा रिफ्लेक्शन होगा ना भाई। सो देयर विल बी रिफ्लेक्शन लाइक दिस, देयर विल बी रिफ्लेक्शन लाइक दिस। सो बोलो यहां पे लाइट पहुंच नहीं पाएगा ना, so here light is hitting and performing reflection, light is hitting and performing reflection, so here there is going to be no light, here there is going to be no light, so can I say ये जो region होगा यहाँ पे, this particular region, बोलो यहाँ पे क्या बनेगा, can I say there will be geometrical shadow ना, मतलब in short क्या बनने वाला है, shadow ना, ये जो obstacle है, ये जो slit है, ये जो board है, इसका यहाँ पे क्या बनेगा, shadow, यहाँ पे light नहीं आने वाला है, यहाँ पे there will be no illumination, so there is going to be shadow। सो यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिकल शैडो, यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिकल शैडो, यहाँ पे क्या है, इल्यूमिनेशन। अरे यस और नो, यही होता है ना क्लास। अब मैं यहाँ पे ऐसा खड़ा हूँ, सो यहाँ से लाइट पास हो रहा है, यहाँ से लाइट पास हो रहा है, यहाँ पे इल्यूमिनेशन आ रहा है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ लाइट मुझ पे हिट करके रिफ्लेक्ट कर रहा है, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, शैडो। सो ये कौन सा रीजन हो गया, शैडो रीजन, ये कौन सा रीजन हो गया, शैडो रीजन, ये कौन सा हो गया, इल्यूमिनेटेड। दिस व्हाट वी स्टडी इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जब लाइट एक रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन फॉलो करता है। यस और नो क्लास, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्लास बोलो ये एग्जांपल में भी क्या होगा, बोलो लाइट जो भी यहां पे हिट करेगा, ये भी एक ओपेक मीडियम है ना, सो बोलो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन, कैन आई से यहां पे लाइट नहीं आएगा, बट अब लाइट जब यहां से पास होगा लाइक दिस, सो लाइट यहां से ऐसा गया लाइक दिस, यहां से ऐसा गया लाइक दिस, ऐसा। सो बोलो क्लास यहां पे क्या होगा, कैन आई से लाइट यहां पे ऐसा गया, लाइट यहां पे ऐसा गया, सो बोलो ये रीजन में, ये रीजन में कैन आई से शैडो होगा, और बोलो ये रीजन में, ये रीजन में क्या होगा, इल्यूमिनेशन, है ना। सो देयर विल बी इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, हियर आल्सो देयर विल बी इल्यूमिनेशन। सो ऐसा आएगा ना, लाइट ट्रैवल करते रहेगा ऐसा, सो इतने रीजन में इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, यहाँ पे क्या होगा, शैडो। सो दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, और यही हम लोग देखते हैं रियल लाइफ में भी। सो दिस इज व्हाट वी स्टडी, व्हाट वी कम टू नो बाय ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये सिग्निफिकेंस है, ये स्टडी है लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का। नाउ क्लास इन 17th century, in 17th century, a scientist named as Grimendi, made an observation। अंडरस्टैंड करना डाइफ्रेक्शन क्या होता है, डाइफ्रेक्शन कंडीशन क्या होता है वो बता रहा हूं मैं। मेड an observation that if size of obstacle और aperture, ये क्या हुआ, एपर्चर ना, ओपनिंग, और एपर्चर, इफ साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर is comparable
comparable to size of light. साइज ऑफ लाइट मतलब क्या? वेवलेंथ ऑफ लाइट. एंड इफ आई कंसिडर वेवलेंथ ऑफ लाइट, बोलो हमको जो लाइट दिखता है वो कौन सा लाइट है? विजिबल लाइट ना. सो इफ आई टॉक अबाउट विजिबल लाइट, बोलो उसके वेवलेंथ का रेंज कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम to 8000 Armstrong approximately. So if size of obstacle, size of aperture is comparable to size of light, that is wavelength of light. Wavelength ही wave है ना light. So wavelength क्या बताएगा उसका size. And when I'm talking about wavelength of light, I'm talking about visible light. और जब मैं visible light की बात कर रहा हूँ, बोलो उसका रेंज कितना है? 4000 Armstrong to 8000 Armstrong. तो जब ये comparable होते हैं, when this are comparable, when these two are comparable, ऑब्जर्वेशन ये आता है कि ये जो लाइट है, लाइट यहाँ पे जो इसकी रेज है, ये उसके एजेस पे, ऑब्स्टेकल के एपर्चर के एजेस पे बेंड हो जाती है और इस तरीके से बेंड होगी कि इट विल एंटर द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, द अनवांटेड रीजन. बोलो ये अनवांटेड है ना, अभी यहाँ पे शैडो होना चाहिए, यहाँ पे शैडो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे लाइट नहीं होना चाहिए. Here there should be no light, here there should be no light. But Grimaldi ने क्या ऑब्जर्व किया कि when the size of obstacle or the aperture is comparable to size of light, that is wavelength of light, comparable मतलब क्या? Almost similar. That is visible light having a range of wavelength that is 4000 Armstrong to 8000 Armstrong. He observed that कि यहाँ पे ये जो लाइट है, लाइट वो ये जो एजेस पे है, ये एजेस पे बेंड हो जाएगा लाइक दिस एंड इट विल एंटर द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, एंड इट विल एंटर द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. और यहाँ पे भी हमको इल्यूमिनेशन देगा. सो लाइट क्या कर रहा है? लाइट इज स्प्रेडिंग आउट ना, लाइट इज फ्लेयरिंग आउट, लाइट इज शोइंग एनक्रोचमेंट. एनक्रोचमेंट का मतलब होता है फ्लेयर आउट होना, स्प्रेड आउट होना. सो यू आर सीइंग हियर ना, पहले अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लाइट ऐसे ही जाना चाहिए, इतने में इल्यूमिनेशन आना चाहिए. बट जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और द अपर्चर इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड? इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये जो लाइट है, ये ऑब्स्टेकल के, ये अपर्चर के एजेस पे बेंड होके इस तरीके से फ्लेयर आउट करता है, इस तरीके से स्प्रेड आउट करता है, इस तरीके से इंक्रोचमेंट करता है, सच दैट इट विल एंटर द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन एंड देयर विल बी इल्यूमिनेशन इन द रीजन जहां पे हमको यूजुअली लगता है कि इल्यूमिनेशन नहीं होगा. ये पर्टिकुलर फिनोमिना को, दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, फ्लेयरिंग ऑफ लाइट, encroachment of light, such that the light will bend over the edges of an obstacle and will enter the geometrical shadow region. This particular phenomena is called as diffraction of light. इसको हम क्या कहते हैं? diffraction of light. यहाँ पे भी देखो क्लास ऐसे ना, ये लाइट ऐसे जा रहा है, ये लाइट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इल्यूमिनेशन आया, यहाँ पे इल्यूमिनेशन आया, यहाँ पे शैडो रीजन है. बट अब क्या होगा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर एजेस पे लाइट जो है वो बेंड हो जाएगा लाइक दिस, ऐसा लाइट जो है बेंड हो जाएगा लाइक दिस, ऐसा, इस तरीके से. और कहाँ पे एंटर करेगा? इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, सच दैट यहाँ पे भी इल्यूमिनेशन देगा, सच दैट यहाँ पे भी इल्यूमिनेशन देगा और शैडो रीजन कम हो जाएगा. ये पर्टिकुलर फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आप डिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, आप डाइफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, इट डजंट मैटर. सो इफ आई राइट हियर, इफ आई राइट द डेफिनेशन हियर फॉर डाइफ्रैक्शन, क्या होगा? बेंडिंग of light, bending of light over the edges of an obstacle
bending of light over the edges of an obstacle such that the light enters the geometrical shadow region, such that the light enters the geometrical shadow region. This phenomena is called डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और भी बहुत सारे तरीके से आप इसको बोल सकते हो, बेंडिंग ऑफ लाइट, flaring out of light, encroachment of light over an edges of an obstacle such that it will enter the geometrical shadow region and it will illuminate the unwanted region. Such a particular phenomena is called as a diffraction of light. And when is this a diffraction of light possible? When the size of obstacle or the aperture is comparable to the size of light. When the size of obstacle is comparable to size of light, that is wavelength of light, तभी ही ये possible है, नहीं तो possible नहीं है। समझ में आ रहा है क्लास? इस particular phenomena को हम क्या कहते हैं? Diffraction। Now class, diffraction of light जो है ये हमको ordinarily नहीं दिखता है। This we cannot see ordinarily। क्यों? क्योंकि हम जो obstacle की बात कर रहे हैं उसका जो साइज है वो किससे कंपेरेबल होना चाहिए? साइज ऑफ लाइट। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट साइज ऑफ लाइट दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इन एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। और क्लास, हम अगर हमारे सराउंडिंग के ऑब्स्टेकल की बात करें, मतलब अगर मैं बात करूं डोर की, ये बोर्ड की, या तो ये मार्कर की, या तो ये स्केल की, ये सब ऑब्स्टेकल हुए ना। सो ये सब जो ऑब्स्टेकल है ये किस में है? सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में। अरे वेवलेंथ ऑफ लाइट तो 10⁻10 मीटर में, एंगस्ट्रॉम में। सो आर दे कंपेरेबल? नो, दे आर नॉट कंपेरेबल। सो क्योंकि वो कंपेरेबल नहीं है, सो ये जो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरीली ये रूम में, या तो हमारे ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ में अगर हमको डाइफ्रैक्शन देखना है तो क्या वो पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब हाँ, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स है हम लोग ले सकते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत डाइफ्रैक्शन दिखता है, बट पूरी तरह से अगर आपको डाइफ्रैक्शन देखना है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म करना है, सो वो ऑर्डिनरीली पॉसिबल नहीं है। बिकॉज द ऑब्स्टेकल्स बाय विच वी आर सराउंडेड आर वेरी मच लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ लाइट, ड्यू टू विच डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमको नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमको नॉर्मली दिखाई नहीं देगा। सो बोलो, अगर डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट करना है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखना है, सो फिर से कहाँ पे देखना होगा? इट विल बी डन इन लेबोरेटरी विथ सम सूटेबल कंडीशन। जैसे हमने इंटरफेरेंस का बात किया था वैसे ही डाइफ्रैक्शन का बात होगा। नाउ क्लास, इफ आई टॉक अबाउट डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड, है ना, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जब मैं बात कर रहा हूं तो लाइट क्या है? वेव है। मतलब बेसिकली जो डाइफ्रैक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ना। मतलब ये किसका प्रॉपर्टी है? वेव्स का। तो सिर्फ लाइट ही इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इट कैन बी एग्जिबिटेड बाय एनीथिंग विच इज अ वेव। सो हियर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट, इसलिए हम कह रहे हैं कि डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव। और क्योंकि वो एक वेव का प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से आता है, तो सिर्फ लाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो हर एक चीज जो वेव है उसके लिए एप्लीकेबल है। सो अब मैंने बात किया अबाउट डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, के डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग ऑर्डिनरीली नहीं देख सकते, हमको नहीं दिखेगा, क्योंकि डिफरेंस है ऑब्स्टेकल के साइज में और लाइट के साइज में। But if I talk about different waves, that is sound waves, that is diffraction of sound, ये हमको फील होता है, ये हमको सुनाई देता है, ये हमको ऑब्जर्व कर सकता है। क्यों ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्योंकि क्लास, इफ आई टॉक अबाउट साउंड वेव्स, और अगर मैं जो ऑब्स्टेकल्स की बात करूं, मेरे आजू बाजू में जो ऑब्स्टेकल्स है, मेरे आसपास में जो ऑब्स्टेकल्स है, इफ आई कंपेयर द साइज ऑफ साउंड वेव्स, दैट इज वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स, एंड द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, दे आर कंपेरेबल। क्योंकि मेरे ऑब्स्टेकल का साइज क्या है? इन टर्म्स ऑफ मीटर। क्लास, साउंड वेव जो होता है उनका वेवलेंथ भी मीटर्स में होता है। आपने पढ़ा होगा इन साउंड वेव चैप्टर, आपने जब कैलकुलेट किया होगा ना वेवलेंथ, सो हमेशा मीटर में आता होगा।
तो साउंड वेव जो होता है उनका वेवलेंथ कैसा होता है इन टर्म्स ऑफ मीटर। बोलो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल कैसा होता है इन टर्म्स ऑफ मीटर। कहना से दे आर कंपेरेबल। सो डायफ्रेक्शन ऑफ साउंड होगा और डायफ्रेक्शन ऑफ साउंड हमको यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि फील होता है, ऑब्जर्व करने में आता है। कैसे सर? सो क्लास जब भी यू हियर अ वॉइस, ऐसा बोलो अगर मैंने एग्जांपल लिया कि आप एक रूम में हो, कोई दूसरे रूम में कोई और लोग हैं, आपके दोस्त वगैरह है, सो वी आर एबल टू हियर ना व्हेन वी आर इन अ पर्टिकुलर क्लासरूम, और हमारे बाजू में और एक क्लासरूम है, हमारे ये साइड और एक क्लासरूम है, सो वो क्लासरूम का आवाज़ हमारे क्लासरूम में आता है, हमारे क्लासरूम का आवाज़ वो क्लासरूम में जाएगा, द साउंड गोज ना। सो ये कैसे जाता है क्लास इट गोज बाय परफॉर्मिंग डाइफ्रेक्शन, दैट इज द डाइफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। वो ऑब्स्टेकल के एजेस पे टकरा टकरा के एंटर कर जाएगा दूसरे मीडियम में, सच दैट वो दूसरे मीडियम में भी सुनाई देगा। सो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब उसका रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वो सुनाई दे रहा है। ये जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक पर्टिकुलर ऐसा बोल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, एक क्लास से दूसरे क्लास में सुनाई दे रहा है हमको, वो किसकी वजह से हो रहा है? डाइफ्रेक्शन के जो साउंड वेव्स है वो एजेस पे, वो जो ऑब्स्टेकल्स है, वॉल्स वगैरह है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट अ रूम, ये बोर्ड है, ये वॉल्स है, ये जो डोर है, ये उसके लिए क्या है? ऑब्स्टेकल है साउंड वेव्स के लिए। ये उसके एजेस पे कोलाइड कर करके, हिट कर करके बेंड होते जा रहा है, सच दैट वो जो अनवांटेड रीजन है उसमें एंटर कर रहा है। मैं जब ये क्लासरूम में बोल रहा हूं, सो मुझे चाहिए कि मेरा जो वॉइस है, मेरा जो साउंड वेव, वो यही क्लासरूम में रहे। मुझे मेरा साउंड वेव ये नहीं चाहिए कि वो बाजू वाले क्लास में जाए, बट फिर भी जा रहा है ना, स्टिल इट इज गोइंग। सो फॉर मी इट इज एन अनवांटेड रीजन। So by bending and bending and bending due to diffraction of sound waves, the light is entering the unwanted region. इसी को हम क्या कहते हैं? Diffraction of sound waves, है ना? It is called as diffraction of sound waves. और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। पता है वो स्पीकर आता है, माइक्रोफोन, जिसमें जब बोलते हैं तो लाइट क्या होता है, साउंड क्या होता है? साउंड स्प्रेड आउट होता है ना, लाइक दिस। सो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा ना, लगान मूवी में बहुत सारे ऐसे मूवीज़ वगैरह है जिसमें स्पीकर ले खड़े रहते। पहले वाले पुलिस वाले जो रोल्स होते थे, पुलिस वाले जो मूवीज़ होते थे, उसमें यूज़ करते हैं ना माइक्रोफोन, जिसमें उन लोग कहते हैं एंड द वॉइस गेट्स एम्पलीफाई। क्यों? क्योंकि जब वो पर्टिकुलर डिवाइस से साउंड निकलते हुए फ्लेयर आउट करता है, वो स्प्रेड आउट करता है, वो एनक्रोच करेगा, सच दैट इट विल स्प्रेड आउट इन मोर रीजन ना, इन मोर स्पेस। और क्योंकि मोर स्पेस में वो साउंड एक साथ जाएगा तो ज़्यादा साउंड आएगा, ज़्यादा साउंड वेव ट्रैवल करेगा। यस और नो? ऐसा देखा है कि नहीं आपने भाई? लाइक दिस, ये देखा होगा ना आपने, दिस इज द डिवाइस। इसमें जब बोला जाता है सो लाइट, ये जो साउंड वेव्स है, सॉरी लाइट नहीं है, साउंड वेव्स ऐसा स्प्रेड आउट करेगा ना, इट विल स्प्रेड आउट लाइक दिस, इट विल फ्लेयर आउट लाइक दिस, सच दैट मोर साउंड विल बी हर्ड। सो होता किसकी वजह से वो? इट इज़ ड्यू टू डाइफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। सो क्लास डाइफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव्स हमको फील होता है इन रियल लाइफ ऑल्सो। वाई? बिकॉज द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड द साइज ऑफ sound waves are comparable to each other. But when you talk about diffraction of light, यहाँ पे size of light and size of the obstacles in ordinary life are not comparable. इसलिए हमको diffraction of light feel नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्लास? सो इसीलिए अगर हमको diffraction of light देखना है, diffraction pattern देखना है, सो कहाँ पे देखना पड़ेगा? लैब में with some suitable conditions. समझ में आ रहा है क्लास? I hope this much is clear with you. फिर भी क्लास हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जहाँ पे हमको थोड़ा बहुत डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट फील हो सकता है। वी कैन ऑब्जर्व अ लिटिल बिट ऑफ डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ऐसा नहीं बोलूँगा 100% हो रहा है, पूरी तरीके से डाइफ्रेक्शन पैटर्न दिखाई दे रहा है, डाइफ्रेक्शन लाइट पूरी तरह से हमको ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू एग्जाम्पल्स जहाँ पे थोड़ा बहुत डाइफ्रेक्शन हम फील कर सकते हैं। जैसे क्लास इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल कि मैंने 2 ब्लेड्स लिए, इफ़ आई टेक 2 ब्लेड्स और वो दोनों ब्लेड को ऐसा वर्टिकली प्लेस किया लाइक दिस। अगर ऐसे 2 ब्लेड लिए मैंने लाइक दिस, देयर आर 2 ब्लेड्स और मैं उसको वर्टिकली ऐसे प्लेस करता हूँ। सो मैंने उसको ऐसे होल्ड किया है लाइक दिस। सो क्लास क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक ऐसा लाइन बनेगा ना, और वो बहुत ज़्यादा थिन लाइन होगा। अब क्लास ये दोनों थिन लाइन में से जब मैं कोई भी एक लाइट के सोर्स को ऑब्जर्व करता हूँ, तो वो लाइट जब ये थिन लाइन के थ्रू आता है ना, तो देखो ऐसा स्प्रेड आउट होके आता है। यू कैन डू दिस एट योर प्लेस, आप कर सकते हो घर में, कोई बड़ी बात नहीं है। सो when I am seeing this through this particular 2 blades through this line, what I see when the light is coming out, so light उसमें से ना ऐसा स्प्रेड होते हुए दिखेगा। ये आप जब देखोगे you will understand it more clearly. So light ऐसा इसमें से ऐसा स्प्रेड आउट हो रहा है, so light इसमें से ऐसा स्प्रेड हो रहा है ऐसा like this.
आपको दिखेगा कि लाइट जो है इसमें से ऐसा स्प्रेड आउट होके आ रहा है, इट इज फ्लेयरिंग आउट, it is performing what? Diffraction, because it is bending over the edges. This is what? Diffraction of light. आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो. If I take an example of, मान लो मैंने एक क्लोथ ली है, अ कॉटन क्लोथ, और उसमें मैं एक टाइनी सा होल करता हूँ और वो टाइनी होल के थ्रू आई सी एनी सोर्स ऑफ लाइट. मतलब यहाँ पे ऐसा एक क्लोथ लिया है मैंने ऐसा लाइक दिस, और इसमें मैंने एक टाइनी सा होल कर दिया ऐसा, और ये टाइनी होल के थ्रू आई एम सीइंग द सोर्स. सो जब मैं वो टाइनी होल के थ्रू वो सोर्स को देखता हूँ, तो जब उसमें से लाइट आएगा, सो मैं ऐसा देखता हूँ कि ये होल में से भी लाइट यहाँ पे ऐसा फ्लेयर आउट कर रहा है, स्प्रेड आउट कर रहा है, क्योंकि होल काफ़ी छोटा है ना. सो ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ कंपेरेबल टू साइज ऑफ लाइट. सो एज इट इज़ कंपेरेबल टू साइज ऑफ लाइट, बोलो इसके एजेस पे लाइट विल बेंड, लाइट विल स्प्रेड. तो आपको लाइट ऐसा आता हुआ दिखेगा. दिस यू कैन ट्राई. सिंपल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं, नथिंग इज न्यू ईयर. समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल. हम चाहे तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डू दिस कि अगर आप ये दो फिंगर्स लेते हो लाइक दिस, और ये दो फिंगर्स क्लोज करने पे अगर यहाँ पे एक गैप बनता है, यहाँ पे स्लाइड है ऐसा, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा गैप आएगा, वो गैप के थ्रू इफ यू सी द लाइट, वो गैप के थ्रू इफ यू सी द लाइट, यू विल सी कि लाइट जो ऐसा फ्लेयर आउट कर रहा है, वो बेंड आउट कर रहा है. दिस इज वॉट डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट. सिर्फ थोड़ा सा हमको हल्का सा डाइफ्रेक्शन दिखता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये सब छोटे मोटे एग्जाम्पल्स है जिसमें आप डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा बहुत फील कर सकते हो. आई कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स. अगर मान लो अगर आपने कभी कैमरा यूज़ किया, मोबाइल फ़ोन का कैमरा लो, वो कैमरा से सन का फोटो लो या तो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट का फोटो लो. बोलो सन अगर कंसिडर किया, सोर्स ऑफ लाइट अगर कंसिडर किया, बल्ब है, कैंडल है, तो ये क्या है? पॉइंट सोर्स है ना, तो उसका इमेज भी कैसा आना चाहिए? पॉइंट इमेज. बट क्लास आप देखोगे कि जब आप सन का ये पर्टिकुलर सोर्स का, कोई भी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट का जब फोटो क्लिक करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको स्क्रीन पे ना एक ब्राइट डिस्क आ जाएगा. देयर विल बी अ डिस्क फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. ट्राई करो आप. देयर विल बी अ डिस्क फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. ये जो डिस्क है ना, डिस्क, दिस इज अ डाइफ्रेक्शन पैटर्न विच इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. क्योंकि यहाँ पे डाइफ्रेक्शन हो रहा है जब आप उसका फोटो क्लिक कर रहे हो. क्या हो रहा है कि जब आप उसका फोटो क्लिक कर रहे हो, बोलो लाइट आ रहा है ना, तो आपका जो मोबाइल का लेंस है वो काफ़ी छोटा है, उससे डाइफ्रेक्शन हो रहा है, और डाइफ्रेक्शन होने की वजह से स्क्रीन पे डाइफ्रेक्शन पैटर्न बन रहा है वो पर्टिकुलर सोर्स का, और वो डाइफ्रेक्शन पैटर्न ही आपका इमेज बन रहा है. समझ में आ रहा है? सो वो जो डिस्क है वो डाइफ्रेक्शन पैटर्न वो पर्टिकुलर सोर्स का, सोर्स पॉइंट सोर्स है, बट उसका इमेज कैसा है? डाइफ्रेक्टेड है, डाइफ्रेक्टेड पैटर्न है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क. समझ में आ रहा है क्लास? और भी इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं, बट समझ में आ रहा है ये जो भी एग्जांपल्स दिया है मैंने. सो आई हैव टॉक्ड अबाउट डाइफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेव्स. डाइफ्रेक्शन ऑफ साउंड जो है वो हमको पूरे ईजी तरीके से फील होता है. वी फील इट डेली है. यहाँ वहाँ से जो आवाज़ आ रहा है दूसरे रूम वगैरह से, इट इज़ ऑल ड्यू टू डाइफ्रेक्शन. समझ में आ रहा है? बट व्हेन आई टॉक अबाउट डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट, डिफिकल्ट है, लैब में अच्छे से दिखता है. यहाँ पे जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिया इसमें थोड़ा बहुत हमको नजर आ रहा है. सो देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स इन विच यू कैन फील अ बिट ऑफ डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट. आई होप क्लास इतना जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है, दैट इज ऑल क्लियर विथ यू. नाउ क्लास अब अंडरस्टैंड करते कि ये होने का रीज़न क्या है, कि जो डाइफ्रेक्शन हो रहा है इसका रीज़न क्या है. हमने तो ये सीख लिया कि डाइफ्रेक्शन होता क्या है, बट व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्यों होता है. तो क्लास this can be explained by using Huygens principle. Huygens principle of wave front. अंडरस्टैंड करना क्लास. मान लो यहाँ पे ये वही वो वाला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे ये ऐसा स्लिट है और ये उसका ओपनिंग है. बोले यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है. बोलो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल लाइट किसके फॉर्म में आएगा? वेव फ्रंट ना. और बोलो ये पॉइंट सोर्स है एंड लेट अस कंसीडर पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस. तो बोलो इसका वेव फ्रंट कैसा आएगा? स्फेरिकल ना, लाइक दिस. ऐसा उसका वेव फ्रंट आ रहा है. बोलो ये वेव फ्रंट ऐसा स्लिट तक पहुंचा. तो क्लास कैन आई से यहाँ पे ये वाला इतना जो लाइट है, ये वाला इतना जो लाइट है, वो कैंसिल आउट हो गया. ये तो चला गया, ठीक है, वो मीडियम की वजह से कैंसिल आउट हो गया. बट क्लास अब जो इतना रीजन जो ओपन था उसमें ये जो वेव फ्रंट आया है उसको ऑब्जर्व करो. बोलो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये वेव फ्रंट पे जो हर एक पॉइंट होता है, एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट, बोलो किसकी तरह बिहेव करता है?
इट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। किसकी तरह बिहेव करता है वो? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और क्या एमिट करेगा? सेकेंडरी वेव्स। और क्या एमिट करेगा? सेकेंडरी वेव्स। और जब ये सेकेंडरी वेव्स एमिट करेगा तो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा, मतलब वेव फ्रंट बनाएगा। बोलो ये वेव फ्रंट कैसे होगा? स्पेरिकल ना। सो ये जो हर एक सोर्स है इसका वेव फ्रंट कैसा है? स्पेरिकल। हर एक सोर्स है उसका वेव फ्रंट कैसा है? स्पेरिकल। ऐसा स्पेरिकल। अरे यस और नो क्लास? बोलो ये उसके वेव फ्रंट है, ये मान लो फर्स्ट सोर्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये उसके वेव फ्रंट है। बोलो ये वेव फ्रंट कैसे है? स्पेरिकल। और स्पेरिकल के जो वेव नॉर्मल होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? डाइवर्जिंग ना। सो बोलो इसके वेव नॉर्मल कैसे हो गए? ऐसे ना। यस और नो? लाइक दिस। सो दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन यहां से जो लाइट जाएगा वो ऐसे ही जाना चाहिए था, बट ड्यू टू ये हाइजेंस प्रिंसिपल कहनाई से यहां पे क्योंकि हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है और वो सेकेंडरी वेव एमिट कर रहा है और वो सेकेंडरी वेव फ्रंट बना रहा है, तो उसका जो वेव नॉर्मल होगा इट विल बी डाइवर्जिंग। सो कैन आई से एज दे आर डाइवर्जिंग। बोलो हर एक सेकेंडरी सोर्स से जो रेज निकलने वाला है वो क्या करेगा? डाइवर्ज। और जब ये डाइवर्ज करेगा तो क्या करेगा? फ्लेयर आउट ना। इट विल फ्लेयर आउट, इट विल स्प्रेड आउट, और सच दैट वो इस तरीके से स्प्रेड आउट करेगा कि वो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में एंटर करेगा। और बोलो क्या होगा? डाइफ्रैक्शन। और ये जो रेज होगी वो कौन सी होगी? डाइफ्रैक्टेड रेज। अरे यस और नो? समझ में आ रहा है रीजन? सो रीजन इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइजीन्स प्रिंसिपल। 1 सेकेंड में शो कर देता हूं क्योंकि इसी के ऊपर आगे सब हमको सीखना है। क्या था इसमें? बोलो यहां पे लाइक दिस, ये स्लिट है ऐसा, और ये क्या है? यहां पे ऐसा ले लिया मैंने कि ये जो है वो सोर्स है, पॉइंट सोर्स, और ये पॉइंट सोर्स से आने वाला वेव फ्रंट कैसा? स्पेरिकल वेव फ्रंट। बोलो स्पेरिकल वेव फ्रंट यहां तक पहुंचा ऐसा, लाइक दिस। बोलो ये वाला इतना पार्ट गया, इतना पार्ट गया ऐसा, है ना, उसको इससे स्टॉप कर दिया ऑब्स्टेकल ने। बोलो ये वाला जो पार्ट ये स्प्लिट में आया है, ये ओपनिंग में आया है, बोलो ये वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करता है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, लाइक दिस। हाइजेंस प्रिंसिपल याद होना चाहिए आपको। बोलो क्या एमिट करेगा? सेकेंडरी वेव्स, लाइक दिस ना। और बोलो जब ये सेकेंडरी वेव्स बनेगा तो बोलो क्या बनेगा? इसका वेव फ्रंट ना, इसको हम वेवलेट्स बोलते हैं। वेव फ्रंट बोलो इट इज वन एंड द सेम ऐसा, तो इसका वेव फ्रंट कैसा है? स्पेरिकल है। इसका वेव फ्रंट कैसा है? स्पेरिकल है। तो बोलो अब ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है, स्पेरिकल वेव फ्रंट है, बोलो हर एक सोर्स अब स्पेरिकल वेव फ्रंट है तो उसका वेव नॉर्मल कैसा होगा? रेस कैसा होगा? डाइवर्जिंग ना, लाइक दिस, लाइक दिस। सो बोलो ये सब प्रॉपर्टीज की वजह से एज यू कैन सी, बोलो ये रेज डाइवर्ज होके दे आर फ्लेयरिंग आउट, दे आर स्प्रेडिंग आउट, and they are spreading in such a way that they are entering the geometrical shadow region, such that there is illumination in the geometrical shadow region, and such a phenomena is called as what? Diffraction of light, which can be explained by the help of Huygens principle. So इस तरीके से diffraction होता है। I hope class this is very much clear with you. Next class, अब हमने क्या कहा कि ये जो diffraction है हम किधर करेंगे? This will be performed in lab, and the diffraction pattern will be obtained in lab with some suitable conditions by performing the experiment in lab. अब क्लास ये जो लैब में डाइफ्रैक्शन परफॉर्म होता है ये 2 टाइप के होते हैं। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज टाइप्स ऑफ डाइफ्रैक्शन। अंडरस्टैंड करना अभी, टाइप्स ऑफ डाइफ्रैक्शन। So class, there are 2 types. First होता है Fresnel, you can also call it as Fresnel diffraction, और second होता है Fraunhofer diffraction. एक कौन से तरीके का डाइफ्रैक्शन होगा? फ्रेस्नेल, एंड सेकेंड इज फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल और फ्रेनेल इट इज वन एंड द सेम, और फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। सो ये 2 तरीके के डाइफ्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं लैब में, और डाइफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन कर सकते हैं।
अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कंडीशन का। फ्रेनेल डायफ्रैक्शन में कंडीशन इज द पॉइंट सोर्स वी आर यूजिंग, पॉइंट सोर्स must be at finite distance, must be at finite distance। यहां पे कंडीशन ये होगा पॉइंट सोर्स must be at infinite distance, point source must be at infinite distance, point source must be at finite distance। समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास ये समझाना, पॉइंट सोर्स मस्ट बी एट फाइनाइट डिस्टेंस, पॉइंट सोर्स मस्ट बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब क्लास हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो डायफ्रैक्शन स्टडी करने वाले टू फॉर्म डायफ्रैक्शन पैटर्न इन लैब, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। हम ये वाला डायफ्रैक्शन स्टडी नहीं करते, हम कौन सा स्टडी करते हैं? फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन कि पॉइंट सोर्स मस्ट बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्लास? और क्लास इसमें फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में हम सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन करते हैं, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, एंड सिंगल स्लिट से हम लोग क्या फॉर्म करेंगे? डायफ्रैक्शन पैटर्न। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस है क्लास। इंटरफेरेंस के लिए क्या था? डबल स्लिट, दो ओपनिंग ना। यहां पे क्या होगा? सिंगल स्लिट, एक ओपनिंग ऐसा। सो हियर देयर इज ओनली वन ओपनिंग, सो इट इज कॉल्ड एज सिंगल स्लिट। YDSC में क्या था? डबल स्लिट, दो ओपनिंग था, दो सोर्स थे। यस और नो? सो क्लास दिस इज द डिफरेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द क्वेश्चन। कभी कभी आपको बोला जाता है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेरेंस। बट व्हेन द क्वेश्चन सेज सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दे आर टॉकिंग अबाउट डायफ्रैक्शन। ये भी एक कंफ्यूजन होता है। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वेदर इट इज अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू अंडरस्टैंड इट, कि इफ दे से इट इज अ डबल स्लिट, इंटरफेरेंस, इफ दे से इट इज अ सिंगल स्लिट, डायफ्रैक्शन। ये जो आप क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो आपको आराम से समझेगा ये कि दे आर टॉकिंग अबाउट डबल स्लिट और सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट होगा तो डायफ्रैक्शन, डबल स्लिट होगा तो इंटरफेरेंस। सो क्लास अब आगे हमको जो स्टडी करना है वो ये है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, एंड वी नीड टू फॉर्म द डायफ्रैक्शन पैटर्न। और उसके लिए कंडीशन क्या होगा? पॉइंट सोर्स मस्ट बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगल स्लिट, और क्या करेंगे? डायफ्रैक्शन, और क्या फॉर्म करेंगे? डायफ्रैक्शन पैटर्न। आई होप क्लास दिस इज वेरी वेरी मच क्लियर विथ यू। नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विथ फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, और फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन से हम सीखेंगे कि कैसे डायफ्रैक्शन होता है, और कैसे एक डायफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होगा, और कैसे वो डायफ्रैक्शन पैटर्न हमको दिखाई देगा कैसा वो होता है। ना क्लास देखो सेटअप कैसा है कि सबसे पहले यहाँ पे देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज अ पॉइंट सोर्स। बोलो पॉइंट सोर्स है तो इससे जो रेज आने वाली है वो कैसे होगी? डाइवर्जिंग। सो दिस इज अ पॉइंट सोर्स, द रेज विल डाइवर्ज। फिर उसके बाद क्लास यहाँ पे मैंने कंसिडर किया स्लिट, और ये स्लिट का ओपनिंग है लाइक दिस, ये पूरा ओपनिंग है उसका। ओपनिंग स्मॉल है बट जस्ट टू स्टडी हमने उसको बड़ा बताया। आप सोचोगे कि इतना बड़ा है इसका ओपनिंग, इट इज़ नॉट लाइक दैट। दिस ओपनिंग, दिस पर्टिकुलर साइज इज़ वेरी स्मॉल, बट जस्ट टू स्टडी, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये जो ओपनिंग है हमने बड़ा बताया अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। फिर उसके बाद क्लास यहाँ पे देयर इज अ स्क्रीन, जिस पे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से डायफ्रैक्शन होगा, और डायफ्रैक्शन की वजह से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न। अब क्लास मैंने यहाँ पे दो कॉन्वर्जिंग लेंस लिए, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, एक छोटा और एक बड़ा। अब क्लास अंडरस्टैंड करना, ये जो सोर्स है ना, सोर्स वो ये कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे लाई कर रहा है। ये जो सोर्स है वो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे लाई कर रहा है। सो ये वाले कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे कौन है? सोर्स।
नाउ ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके फोकस पे ये स्क्रीन लाई कर रहा है. सो सोर्स इज ऑन द फोकस ऑफ दिस लेंस, स्क्रीन इज ऑन द फोकस ऑफ दिस लेंस. तो ये हमारा पूरा फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन के लिए हमारा जो भी हमने सेटअप किया है वो रेडी है. समझ में आ रहा है क्लास? नाउ क्लास, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या था? व्हाट वाज द कंडीशन? पॉइंट सोर्स must be at इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये कंडीशन था. सो क्लास, अभी हमको पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस चाहिए. अब क्लास, पॉइंट सोर्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखना मतलब बहुत दूर रखना, अप टू इन्फिनिटी, एट अ वेरी फार डिस्टेंस. कैन आई से प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल ना? अरे आई एम परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट इन द लैब. सो व्हेन आई एम कंसिडरिंग माई पॉइंट सोर्स, सो वो तो होने ही वाला है ना कि पॉइंट सोर्स तो फाइनाइट डिस्टेंस भी है. पॉइंट सोर्स मैंने ये लैब में रखा है. सो पॉइंट सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, बट द कंडीशन सेज पॉइंट सोर्स मस्ट बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फॉर फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन. सो अब करे तो करे क्या, हमारा जो सोर्स है वो हमेशा फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे. वी वांटेड टू बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. सो अब क्लास, उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, उसको इन्फिनिटी पे अपीयर कराने के लिए हमने लेंस यूज किया. बोलो क्लास, पॉइंट सोर्स जब भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो उसका जो वेव फ्रंट बनता है, वेव फ्रंट वो कैसा होता है? प्लेन वेव फ्रंट ना. कैसा होता है? प्लेन वेव फ्रंट. सो इफ देयर इज अ प्लेन वेव फ्रंट, व्हाट डू वी से? कि द पॉइंट सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. अब क्लास, यही वाले पॉइंट को मैं यूज कर रहा हूं यहां पे. अंडरस्टैंड करना कैसे. नाउ क्लास, कैन आई से यहां पे अब ये सोर्स से बोलो रेज आएगा और ये सोर्स की तरह ये लेंस के फोकस पे. बोलो ये पॉइंट सोर्स से रेस क्या करेगा? डाइवर्ज ना. सो इट इज गोइंग लाइक दिस. यहां पे आके हिट कर रहा है ऐसा, यहां पे आके हिट कर रहा है ऐसा. और एक रे ऐसा सीधा पास हो रहा है. सो एक रे इधर है ऐसा, एक रे यहां पे है, एक रे यहां पे है लाइक दिस. सो दिस रे इज गोइंग लाइक दिस अलोंग द सरफेस. इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन. बोलो फोकस से रे आ रहा है, लेंस पे हिट कर रहा है. बोलो फोकस से जब रे आता है तो कैसा हो जाता है? पैरेलल ना. यू नो, यू शुड नो द रूल, यू शुड रिमेंबर द रूल. बोलो फोकस से आ रहा है तो कैसा होगा? पैरेलल. तो बोलो ये रे कैसा हो गया? पैरेलल हो गया लाइक दिस. दिस रे बिकम्स पैरेलल लाइक दिस. दिस रे बिकम्स पैरेलल लाइक दिस. अरे यस और नो, इस तरीके से ऐसा n नंबर ऑफ रेज आएगा जो कैसा हो जाएगा? कैन आई से फोकस से आ रहा है तो कैसा हो जाएगा? पैरेलल ना. इट विल बिकम व्हाट? पैरेलल. अब क्लास, लेंस के ये साइड देखो. बोलो रेस कैसा आ रहा है? पैरेलल. बोलो ये रेस को मैं क्या बोलूंगा? वेव नॉर्मल ना. सो वेव नॉर्मल कैसा आ रहा है? पैरेलल. बोलो किसका वेव नॉर्मल पैरेलल होता है? Can I say wave normal is parallel for a plane wave front? So can I say यहाँ पे ये जो parallel rays है, अगर मैं इसका wave front consider करूँ which is perpendicular to wave normal, can I say it will appear as a plane wave front like this? अरे yes or no, समझ में आ रहा है क्लास? So बोलो ये क्या है? This is plane wave front. क्या है ये? This is प्लेन वेव फ्रंट. सो बोलो क्लास, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? आई एम गेटिंग पैरेलल रेज, आई एम गेटिंग प्लेन वेव फ्रंट. इफ देर आर पैरेलल रेज, इफ द वेव नॉर्मल्स आर पैरेलल, इफ द वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट, कैन आई से द पॉइंट सोर्स इज वेयर? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. सो क्लास, हमने कुछ ऐसा सेटिंग किया यहाँ पे, ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया, ऐसा कुछ यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट किया जिसके वजह से ये जो पॉइंट सोर्स जो फाइनाइट डिस्टेंस पे है वो टेक्निकली अब कहाँ पे अपीयर कर रहा है? अब कहाँ पे लग रहा है? It is at infinite distance because the wave front we obtain here is a plane wave front and the rays which are obtained here are parallel to each other. The wave normal are parallel. और ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है? when the point source is at infinite distance. So हमने हमारा कंडीशन अचीव कर लिया कि पॉइंट सोर्स कहाँ पे होना चाहिए? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे.
समझ में आ रहा है क्लास? यस और नो? नाउ क्लास आगे देखो क्या होगा। कैन आई से यहां पे सीरीज ऑफ प्लेन वेव फ्रंट आएगा ना, ऐसे ऐसे बोलो। एक प्लेन वेव फ्रंट यहां पे आया, एक प्लेन वेव फ्रंट, अब ये जो स्लिट मैंने रखा है उस पे आएगा ना, लाइक दिस। एक प्लेन वेव फ्रंट यहां पे आएगा ऐसा, एक प्लेन वेव फ्रंट जब यहां पे आएगा तो जो ऑब्स्टेकल का, जो ये स्लिट का पाथ होगा वो तो उसको कट कर देगा, और जो ये ओपनिंग में आएगा, ओपनिंग में बोलो वो वेव फ्रंट हम कंसिडर करेंगे ना। सो ये ओपनिंग में ऐसा प्लेन वेव फ्रंट आने वाला है, ये ओपनिंग में ऐसा प्लेन वेव फ्रंट आने वाला है। बोलो नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ये प्लेन वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, n नंबर ऑफ पॉइंट्स will behave as a secondary source of light, will emit secondary waves, will create secondary wave front, that is secondary wavelets. और ये जो secondary wavelets हो गए, ये जो secondary wave front हो गए, ये कैसे हो गए? स्पेरिकल। और क्योंकि ये स्पेरिकल है तो ये पर्टिकुलर सोर्सेज के, ये पर्टिकुलर सेकेंडरी सोर्सेज के जितने भी रेज हो गए वो कैसे हो गए? डाइवर्जिंग, सच दैट दे विल फ्लेयर आउट, सच दैट दे विल स्प्रेड आउट, सच दैट दे विल एनक्रोच, and such that they will bend over the edges, such that there will be diffraction of light. अरे yes और no? समझ में आ रहा है क्लास? सो यहाँ पे क्या होगा? डाइफ्रैक्शन होगा, there will be diffraction of light. सो क्लास मैंने क्या कहा अभी? अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। बोलो यहाँ पे जितने भी, अब यहाँ पे क्या आने वाला है? एक प्लेन वेव फ्रंट आएगा, और ये प्लेन वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब किसकी तरह वेव करेंगे? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। सो लाइक दिस इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हियर, दिस इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। यस और नो? सो मान लो इसको मैंने कंसिडर किया एज ए, इसको मैंने कंसिडर किया एज बी, इसको मैंने कंसिडर किया एज सी। बोलो ये सब क्या है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो स्लिट है, जो ओपनिंग है, इसका मैं विथ कंसिडर कर रहा हूँ एज ए। क्या कंसिडर कर रहा हूँ? ए। व्हाट इज ए? ए इज विथ ऑफ स्लिट। ए क्या है? विथ ऑफ स्लिट, जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, जिसमें सारे सोर्सेज है। यस और नो? अब बोलो इसको, अगर मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया क्लास, सो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बोलो बाय हाइजेंस प्रिंसिपल अब क्या होगा? अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। बोलो उसी को यहाँ पे ड्रॉ करें मैंने, स्लिट को। बोले स्लिट को यहाँ पे ड्रॉ किया, बोले ये सारे पॉइंट्स हैं ऐसे, दिस इज व्हाट ए, ये होगा लाइक दिस, ये होगा लाइक दिस, ये होगा लाइक दिस, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यू कैन नेम ऑल, आई एम कंसिडरिंग ओनली फ्यू। सो बोलो अभी ये हर एक पॉइंट किसकी तरह वेव कर रहा है? सेकेंडरी सोर्स। क्या एमिट करेगा? सेकेंडरी वेव्स। क्या क्रिएट करेगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट, दैट इज सेकेंडरी वेवलेट, लाइक दिस। like this. यहां पे like this. yes और no? समझ में आ रहा है क्लास? सो बोलो क्या होगा अभी? ये हर एक सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए जो स्पेरिकल है, हर एक सेकेंडरी वेव फ्रंट जो स्पेरिकल है, बोलो इसमें से इसका रेस कैसा जाएगा? लाइक दिस ना, they will be diverging. For spherical wavefront the rays are diverging, for spherical wavefront the rays are diverging like this. So class according to rectilinear propagation, बोलो लाइट सिर्फ ऐसे ही जाना चाहिए था ना, ऐसा like this, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? अब ये ऐसे स्प्रेड आउट कर रहे हैं। यस और नो? अब ये ऐसा स्प्रेड आउट कर रहा है, it is spreading out, it is flaring out, it is diffracting na, it is encroaching, there is encroachment of light, there is spreading of light, there is bending of light. इसको हम क्या कहेंगे? डाइफ्रैक्शन। और ये जो रेज है जो बेंड होके जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे? डाइफ्रैक्टेड रेज।
सो यहाँ पे डाइफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, डाइफ्रैक्टेड रेज, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल। सो इस तरीके से डाइफ्रैक्शन हो चुका है, अभी डाइफ्रैक्टेड रेज मिल चुका है। अब ये जो डाइफ्रैक्टेड रेज है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी सोर्सेस, ये जाके स्क्रीन पे मिलेगी और स्क्रीन पे सुपर पोजिशन करेगी। बोलो देयर आर n नंबर ऑफ सोर्सेस ना, एंड दिस n नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस आर डिराइव फ्रॉम वन सोर्स, सो दे आर गोइंग टू हैव द सेम फ्रीक्वेंसी ना। सो बोलो ये जो पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी सोर्सेज है, इसकी जो रेज है, इसकी जो वेव्स है, ये जाके स्क्रीन पे मिलेगी और क्या करेगी, सुपरपोजिशन, और ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से हमको एक पैटर्न मिलेगा, हमको एक फिनोमिना देखने मिलेगा, दैट विल बी डाइफ्रैक्शन, एंड द पैटर्न फॉर्म विल बी डाइफ्रैक्शन पैटर्न। सो अब डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, ये जितने भी सेकेंडरी सोर्सेस है उनके जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, उनकी जो सेकेंडरी वेव्स होगी वो जाके स्क्रीन पे मिलेगी, सुपरपोजिशन करेगी, और ये सुपरपोजिशन की वजह से डाइफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होगा। एंड दिस पर्टिकुलर डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज समवॉट सिमिलर टू द इंटरफेरेंस पैटर्न। वैसा ही होगा। बोलो इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या था, देयर वाज CBB, है ना, सेंट्रल ब्राइट बैंड, यहां पे होगा सेंट्रल मैक्सिमा, क्या होगा, देयर विल बी सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज सिमिलर टू CBB, सेंट्रल ब्राइट बैंड। यहां पे होगा, बोलो वहां पे क्या था, वाइट फ्रिंज, वाइट बैंड, यहां पे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा, क्या कहेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा। और बोलो वहां पे क्या था, डार्क बैंड, डार्क फ्रिंज, यहाँ पे हम कहेंगे सेकेंडरी मिनिमा, क्या कहेंगे इसको, सेकेंडरी मिनिमा। सो देयर इज सेंट्रल मैक्सिमा विच इज सिमिलर टू CBB, देयर इज सेकेंडरी मैक्सिमा विच इज सिमिलर टू ब्राइट बैंड, देयर इज सेकेंडरी मिनिमा विच इज सिमिलर टू अ डार्क बैंड। सो जैसे वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है दो कोहेरेंट सोर्सेज से, जब वेव्स निकलती है, जब रेज निकलती है, और जो ये दो कोहेरेंट सोर्सेज की वेव्स जब स्क्रीन पे मिलती है तो सुपरपोजिशन करती है, वो सुपरपोजिशन की वजह से क्या फॉर्म होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। वो इंटरफेरेंस पैटर्न में होगा CBB, वाइट बैंड, डार्क बैंड, एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी फॉर्म्ड। Here there is a diffraction taking place. So now what will happen, ये जो diffracted rays है from this particular secondary sources of one particular source, एक पर्टिकुलर सोर्स के वेव फ्रंट से जो n नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज बने हैं, ये n नंबर ऑफ सोर्सेज, ये n नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज अपने सेकेंडरी वेव्स बनाएंगे, अपने सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएंगे, दैट इज सेकेंडरी वेवलेट। और ये सेकेंडरी वेवलेट के, सेकेंडरी वेव फ्रंट के सेकेंडरी वेव्स जाके स्क्रीन पे मिलेंगे और क्या करेंगे, सुपरपोजिशन। और ये सुपरपोजिशन की वजह से क्या फॉर्म होगा, डाइफ्रैक्शन पैटर्न, जिसमें क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, जिसमें क्या होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा, जिसमें क्या होगा, सेकेंडरी मिनिमा। ये क्या फॉर्म करेगा, डाइफ्रैक्शन पैटर्न विच विल बी समवॉट सिमिलर टू इंटरफेरेंस पैटर्न विथ सम डिफरेंसेस विच वी नीड टू नो। समझ में आ रहा है क्लास? तो डिफरेंस समझो। इंटरफेरेंस में क्या था, दो सोर्सेस थे, है ना, हमने एक सोर्स से दो सोर्स बनाए, टू कोहेरेंट सोर्सेस, दो स्प्लिट थे, और वो दोनों सोर्स के अलग अलग सोर्स के रेज ने, वेव्स ने इंटरफेरेंस किया और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। यहाँ पे हमने एक ही स्प्लिट ली है, देयर इज ओनली वन स्प्लिट, नो डबल स्प्लिट। वो एक स्प्लिट के अंदर जितने सेकेंडरी सोर्सेस है, वो सेकेंडरी सोर्सेस के सेकेंडरी वेवलेट जाके सुपरपोजिशन कर रहे हैं, सेकेंडरी वेव जाके सुपरपोजिशन कर रहे हैं, और क्या फॉर्म कर रहा है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है क्लास? और क्या फॉर्म होगा, डाइफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होगा किधर, स्क्रीन पे। डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो? सो क्लास अब इसके आगे यहाँ पे जो भी होने वाला है ये हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए यहीं पे हम फिनिश ऑफ करेंगे। यहाँ पे इसके आगे अब ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा कैसे बनता है, सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे बनेगा, सेकेंडरी मिनिमा कैसे बनेगा, उसके कंडीशंस वगैरह क्या होता है। जैसे हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए, ब्राइट के लिए, डार्क के लिए कंडीशन बनाया था, इसके लिए भी कंडीशन होगा। वो कंडीशन क्या होगा, किस तरीके से डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, किस तरीके से वो दिखाई देता है, ये सब हमको देखना है इन द नेक्स्ट लेक्चर। समझ में आ रहा है क्लास?
So class, इसके बाद we will continue this in the next lecture and we'll finish off the diffraction part and resolving power part and we'll finish off the lecture. So next lecture will be the last lecture of this chapter. So please go through all the information which I have given to you here and see to it कि जब नेक्स्ट लेक्चर में आओ तो ये सब आपको याद हो, क्योंकि जब ये सब याद होगा तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझेगा and you will be all clear with the diffraction. I hope class this is very much clear with you. See you next time. Bye bye.